सभी को नमस्कार, एक हुकार। वेलकम टू एडुपत आचार्य क्लासेस। आप सभी का वेलकम है आपके अपने परिवार एडुपत आचार्य क्लासेस के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका अपना रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूं। तो जल्दी से एक बार जितने भी स्टूडेंट्स हैं फटाफट जल्दी से आ जाए और वीडियो को शेयर भी कर दे ताकि सभी बच्चे टाइम से आ पाए। ठीक है, ताकि सभी बच्चे टाइम से आ पाए। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। तो जल्दी करें फटाफट, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करें। ठीक है, फिर हम कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से आज अपने कल टीएलएम देखा था। टीएलएम के अंदर टीचिंग लर्निंग मटेरियल की हमने बात करी थी और टीचिंग लर्निंग मटेरियल की नीड क्यों पड़ी और उनके यूजेस से क्या फर्क पड़ता है अपने टीचिंग शैली के ऊपर, टीचिंग स्टाइल के ऊपर, लर्निंग स्टाइल के ऊपर या लर्निंग वे के ऊपर या टीचिंग वे के ऊपर टीचिंग लर्निंग मटेरियल का क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है और टीचिंग कैसे होगी क्या नहीं होगी, ये सारी की सारी हमने बात कर ली थी। कोई भी आपत्ति यहाँ तक की नहीं है। इसके बाद फिर हमने कुछ बातें और करी थी कि कई सारे टीएलएम है जिसके अंदर हमने कई सारे फोटोज, मैंने आपको 20 ऑलमोस्ट 20 फोटोज मैंने यहाँ पर बोर्ड के ऊपर शो किए थे और फिर मैंने आपको पढ़ाए थे अच्छे तरीके से। तो मुझे लगता नहीं है कि उसमें आपको कोई प्रॉब्लम होगी। दूसरी बात कि बेटा हम ये टीचिंग मटेरियल के अंदर सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि कारण है, जैसे सेकंड ग्रेड में थोड़ा सा कम है टीचिंग मेथड पर, रीट में पूरा है। तो एक आध टॉपिक का डिफरेंस है, तो एक आध टॉपिक को हम ज्यादा ही पढ़ेंगे बजाय कम पढ़ने के। ठीक है, क्योंकि अगर छोटी मोटी चीज अगर यहाँ से मान लीजिए कोई भी लैंग्वेज बेस अगर क्वेश्चन बनता है, लैंग्वेज बेस अगर क्वेश्चन बनता है तो वहां पर अपने को उस टॉपिक की कहीं ना कहीं हेल्प मिल सकती है। ठीक है, तो एक बार जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सभी बच्चे आ जाएं और जल्दी से सेशन को आप शेयर कर दें ताकि बाकी सभी बच्चे भी आ पाए। फिर मैं आज सेशन की शुरुआत करता हूँ, वो भी बढ़िया तरीके से। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया बात है, यहाँ पर बहुत बढ़िया बात है। चलो जी, चलो बेटा, बहुत अच्छी बात। तो जल्दी करें एक बार, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी से शेयर कर दें, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर अनु शर्मा, माया शेखावत एंड रचना रामकिशोर, गुरुजी इंग्लिश की पीडीएफ फाइल अलग से डलवाया करो। कहाँ पर आती तो है वही बेटा, उसी पे तो आती है सर, वही तो आती है। पूजा शर्मा, निर्मला जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। हाँ जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। अलग से डलवाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अंदर आपको ऐप में ही मिलता है ग्रेड सेकंड का या उसका, और देख लेंगे, अलग से और डलवा दिया करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। चलिए बच्चे, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई आपत्ति नहीं है, स्टार्ट कर दे अब सेशन की। जी हाँ, आज का अपना टॉपिक होगा वो अप्रोच नाम से होगा। आज का टॉपिक अपना अप्रोच के नाम से होगा। अप्रोच कौन कौन सी होती है, क्या क्या होती है, हम कौन कौन सी पढ़ने वाले हैं, इसकी मैं आपसे बात करने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपको एक बार बता दूं कि एक अप्रोच हम पहले पढ़ चुके। कौन सी पढ़ चुके, एक बार कमेंट करके बताएं, जल्दी से कमेंट करें और फिर बताएं बच्चे। चलिए चलिए चलिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बताएं। शाबाश बच्चे, बात समझ में आ गई। यहाँ पर एक मिनट आपके कमेंट ले लेता हूं मैं ताकि थोड़ा ठीक रहेगा। चलो जी, चलो, बहुत बढ़िया बात है। कमेंट आप, गुरुजी रीड की पीडीएफ डेली क्यों नहीं? डेली ही तो डलती है यार, कहाँ पर डेली? पर डे ही तो हो रही है, एक आध दिन की एक्स्ट्रा चल रही है, पीछे चल रही है बस, बाकी डेली है। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा। यहाँ पर आए, देखो सबसे पहले तो मेरी एक बात सुने ध्यान से, एक बात ध्यान से सुनना। अभी मेरी कहीं ना कहीं किसी स्टूडेंट से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि सर आपका टीचिंग मेथड का काम बढ़िया है, पढ़ाने का तरीका भी बहुत बढ़िया है और आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना सर, आपका कंटेंट आप कम दे रहे हो। तो मेरी बात सुनो, मैं कंटेंट कम क्यों दूंगा पहले तो मुझे बताओ, मुझे कौन सा पेड करना है आगे चल के? हाँ, और मुझे कौन सा आपको पैसों में पढ़ाना है जो मैं यहाँ पर तो कंटेंट कम दूंगा और फिर आपको ये कहूंगा कि अब मेरा कोर्स खरीदिए आप? ऐसा अपना सिस्टम है नहीं। जब मैं खुद कह रहा हूँ कि कोर्स नहीं परचेज करना आपको, मैं खुद ये बात बोल रहा हूँ कि नहीं खरीदना है आपको, पेड में मैं कुछ भी नहीं देने वाला, मैं खुद ये बात बोल रहा हूँ, तो मैं कम मैटर फिर क्यों दूंगा? क्या कारण है फिर कम मैटर देने का? क्या, जब इतना ही पढ़ा रहा हूँ तो पूरा ही पढ़ाऊंगा। दूसरी बात, अगर कहीं दूसरे चैनल्स पे आप देख रहे हो तो वहां पर अगर आप मैटर को ज्यादा लगे तो आप थोड़ा सा ये ट्राई करना कि वो जो चैनल होंगे वो सेंट्रल बेस वैकेंसीज भी तैयारी करवाते होंगे ना, तो वो क्या करते हैं बेटा, उनकी कोई मिस्टेक नहीं है इसके अंदर। वो क्या करते हैं, हुई थी सुबह भी क्लास हुई थी, वोकैब की क्लास भी हुई थी, है ना। वो क्या करते हैं कि उसमें सारी की सारी चीजें ही ऐड करते हैं क्योंकि उनको सी टेट, सुपर टेट, यूपी टेट ये भी कवर करना पड़ता है। ये सेगमेंट अपना और अपना केवल और केवल आरपीएससी बेस होता है, राजस्थान बेस होता है, जिसमें थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड में टीचिंग मेथड आते ही नहीं है।
ठीक है, तो उसके बेस ये क्वेश्चन बना हुआ है, तो थोड़ा सा सोचे और समझे। हम कम नहीं देंगे, क्यों देंगे, हम कोई फायदा है हमें कम देने में, जब हम पेड कर ही नहीं रहे तो काहे देंगे। लेकिन तुम समझते नहीं हो तो ऐसी बातें, तो अगर वो इस वीडियो को सुन रहे हैं पढ़ रहे हैं तो समझ जाए, क्योंकि मैसेज में इंस्टाग्राम पे आए थे तो इतना कुछ हुआ नहीं, तो ठीक तरीके से अब मैं क्लियर कर पाया हूँ। तो ये बात है, बाकी ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, शाबाश बच्चे। अब आ जाओ जल्दी से। अब यहाँ से बात करते हैं सबसे पहले अप्रोचेस की, ठीक है। चलो बच्चे, यहां पे लिखा मैंने, लो भाई, बात समझ आ गई यहां पर, लो जी लो, बहुत बढ़िया बात है, यहां से बहुत बढ़िया बात है। अब आप ध्यान से सुनना इस बात को, यहां पर आप ध्यान से सुनना इस बात को, अप्रोचेस। अब यहीं पर एक चीज और आपको ध्यान देनी है, जब अप्रोच हम पढ़ रहे हैं जी, समझते नहीं ये बात को, आ जाते हैं रात को, बिल्कुल बिल्कुल। चलो जी चलो बेटा, आज 100 क्रॉस हो जाएंगे नहीं होंगे, फटाफट बताए। अब पता नहीं, तुम आज तो नहीं होंगे, अगर कोई अभी कोशिश करेगा तो बिल्कुल नहीं होंगे। कल क्या मेहनत करती है उसका फल आज मिलता है, कल आपने कितनी मेहनत करी उसका फल आज मिलेगा, अब कल करी या नहीं करी वो भी रिजल्ट दिख जाएगा। अब शांति से पढ़ते हैं, आ जाओ जल्दी से। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखें, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखें अप्रोचेस, ठीक है। तो यहां पर एक और वर्ड इसके साथ में हमें पढ़ना पड़ेगा, मेथड्स के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। किसके हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, मेथड्स के हिसाब से, ठीक है। अब यहां से देखिए, सबसे पहले अप्रोच, अप्रोच इज अ वाइडर टर्म देन मेथड। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो अप्रोच है ना, अप्रोच एक वाइडर, एक बड़ी टर्म है मेथड के कंपैरिजन में। क्या, मेथड के कंपैरिजन में एक बड़ी टर्म है। बड़ी टर्म का मतलब क्या हुआ, मेथड एक छोटी चीज है और अप्रोच एक बड़ी चीज है। बात समझ में आ गई। पूजा शर्मा का कहना है अप्रोच इज अ वाइडर टर्म देन मेथड, बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात, यहां पर एक बात और आपको समझनी होगी कि अगर मैं इस चीज को अप्रोच मान लेता हूं, अगर मैं इस चीज को अप्रोच मान लेता हूं, इस चीज को मैं अगर अप्रोच मानता हूं, तो यहां पर ध्यान से देखिए, ये सारे के सारे एक ही अप्रोच में कई सारे क्या है, मेथड्स है, कई सारे क्या है, मेथड्स है, ठीक है। तो यहां पर एक अप्रोच में कई सारे मेथड्स हो सकते हैं। क्या बोला मैंने, एक अप्रोच में कई सारे मेथड्स हो सकते हैं। इसका मतलब बड़ी चीज कौन सी हुई, अप्रोच बड़ी चीज हुई। कौन सी चीज हुई, अप्रोच बड़ी। मेनी मेथड्स इंक्लूड इन एन अप्रोच, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात। दूसरी बात, थोड़ी सी और ध्यान दे इस बात पे, यहां पर इसका मतलब होता है व्हाट टू टीच। क्या होता है इसका मतलब, व्हाट टू टीच, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये मेथड्स के अंदर होता है हाउ टू टीच, हाउ टू टीच, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कई सारी चीजें यहाँ पर अपने समझ में आई है कि मेथड्स क्या होता है, हाउ टू टीच होता है, और अप्रोच क्या होती है, व्हाट टू टीच होता है। अप्रोच एक बड़ी टर्म होती है, बड़ी टर्म होती है। बात समझ में आ गई। दूसरी बात एक और ध्यान रखना है, अप्रोच एक बड़ी टर्म होती है। तो यहाँ से अप्रोच क्या हुई, बड़ी टर्म हुई, मेथड कई सारे होते हैं, मेथड कई सारे होते हैं, ठीक है जी हाँ। इसके बाद मैं आपसे और बात करना चाहूंगा, तो आपने देखा होगा यहाँ पर एक बात और बताऊं क्या, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना ना। आपने एक बात और ध्यान से देखी होगी या पढ़ी होगी, जब हमने मेथड पढ़े थे, डायरेक्ट मेथड पढ़ा था, ट्रांसलेशन का मेथड पढ़ा था, डॉक्टर वेस्ट मेथड पढ़ा था, तो वो सारे के सारे क्या थे, मेथड थे। यहाँ से हमने एक अप्रोच बिल्कुल कंप्लीट कर ली है, CLT। कौन सी अप्रोच कंप्लीट कर ली है हमने, CLT कंप्लीट कर ली है। और अगर मैं बात करूं यहाँ से CLT अप्रोच में यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, CLT अप्रोच में यहाँ पे लिख देता हूँ। इसके बाद स्ट्रक्चरल अप्रोच मैंने यहां पे लिखा है, जो हम पढ़ेंगे। सिचुएशनल अप्रोच जो बच्चे मैंने यहां पे लिखा है, ठीक है। तो ये अप्रोच है जो हम क्लियर करने वाले हैं या फिर हम पढ़ने वाले हैं। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि हम पढ़े क्या रहे हैं। तो ये सारी की सारी अप्रोचेस हमें पढ़नी है, जिसमें CLT हमने पूरा कर लिया है अच्छे तरीके से, कोई भी इसमें आपत्ति नहीं होगी, कोई भी किसी भी तरह की शिकायत नहीं होगी, ठीक। तो एक बार जल्दी से थंब के निशान सेंड कर दें, ये सारा का सारा बेसिक आपके समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी थंब का निशान सेंड कर दे बेटा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी थंब का निशान सेंड कर दे, फटाफट करे ना, इतना टाइम ना ले। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, शाबाश बच्चे, शाबाश शाबाश, मजा आ गया, मजा आ गया।
चलिए साहब, चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात। सपना यादव जी, बहुत बढ़िया बात है। सब आई गए हैं ना, काफी सारे बच्चे अभी तक आए नहीं है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे वो आ जाएंगे, धीरे धीरे वो आ जाएंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा, सबसे पहले आपसे मैं बात करना चाहूंगा स्ट्रक्चरल अप्रोच की। ठीक है, सबसे पहले ये चीज मैंने आपके सामने लिखी है। अब यहां पर देखें, इससे जो सबसे सिंपल क्वेश्चन बन के आता है, सबसे जो सिंपल क्वेश्चन बन के आता है वो क्या है? सबसे सिंपल क्वेश्चन जो बन के आता है वो क्या है कि इसका दूसरा नाम क्या है, इसे किस नाम से जाना जाता है, ये भी एक क्वेश्चन निकल के आता है। गुरु जी आपकी ओल्ड क्लासेस कहाँ पर मिलेगी? आप ऐप में डलवा दीजिए ना जी ना, आपको यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सारी की सारी मिल जाएगी। और अगर प्लेलिस्ट नहीं बनी हुई है तो मैं आज रात को उनको अपडेट करवा दूंगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहे, है ना, सारी चीज हो जाएगी। मैं अलग से सेपरेट करवा दूंगा रीड को, कोई परवाह करने की बात नहीं है। इसका दूसरा जो नाम होता है वो क्या है? ओरल अप्रोच। ठीक है, ये इसका क्या है? सेकंड नाम है। दूसरी बात क्या है, इस ओरल का मतलब क्या होता है, ओरल का मतलब क्या होता है, ये भी ध्यान से देखें। अगर यहां पर आपको इस ओरल का मतलब देखें तो इसका मतलब होता है लिसनिंग। क्या होता है इसका मतलब? लिसनिंग। और अगर ओरल की बात करूं तो इसका मतलब होता है स्पीकिंग। तो इसे एक और नाम से जाना गया, लिसनिंग, लिसनिंग एंड, या फिर यहीं पे एंड की जगह एक काम करते हैं अपन, लिसनिंग स्पीकिंग, लिसनिंग स्पीकिंग अप्रोच, लिसनिंग स्पीकिंग अप्रोच, इस नाम से ये जाना गया। बात समझ में आ गई यहां तक की? हाँ जी बिल्कुल, इस नाम से ये जाना गया। दूसरी एक और बात यहां पर ध्यान से देखना है कि ये जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है, स्ट्रक्चरल अप्रोच है, अप्रोच ये किसके बराबर है? डायरेक्ट मेथड के बराबर है, डायरेक्ट मेथड के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्ट्रक्चरल जो अप्रोच है, स्ट्रक्चरल अप्रोच किसको फॉलो करता है या किसकी जैसे है। तो याद रखना है, डायरेक्ट मेथड बोला जाए या डायरेक्ट मेथड के साथ साथ स्ट्रक्चरल अप्रोच बोला जाए, दोनों क्या है? मामला सेट है, बराबर है। दूसरी बात बेटा, आपको ये लग सकता है कि सर ये कम मैटर है। कम क्यों लगेगा मैं बताऊं, क्योंकि मैं आपको फालतू की चीजें लिखवाता नहीं हूँ। लैंग्वेज ऐसे लिखवा नहीं रहा, पैराग्राफ टाइप पे नहीं लिखवा रहा, मैं पॉइंट करके उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं चीजों को थोड़ा सा डायग्राम बेस बना देता हूँ, है ना, बताता वही हूँ, वही चीजें बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर क्या है, मैं जैसे अब यहाँ पर मैं पूरा लिखता स्ट्रक्चरल अप्रोच यहाँ पर इक्वल टू डायरेक्ट मेथड, है ना, इन द डायरेक्ट मेथड, तो ऐसी सारी चीजें मैं लिखता तो बोर्ड भरता और आपको लगता भाई साहब जबरदस्त काम हो रहा है। लेकिन मजा नहीं आएगा ऐसे में, मजा ऐसे आएगा क्योंकि यहां पर जब बात करूंगा, जी बिल्कुल, यहां जब मैं बात करूंगा तो यहां आपको क्लियर समझ में आएगा सब कुछ। ठीक है, यहां बात समझ में आ गई। दूसरी बात देखो, यहां पर भी, यहां पर टारगेट लैंग्वेज की बात होती है, आपने अगर पढ़ा होगा तो टारगेट लैंग्वेज की बात होती है। यहां पर कौन सी लैंग्वेज की बात होती है? टारगेट लैंग्वेज की बात होती है। और यहां पर अगर मैं बात करूं आपसे तो यहां पर भी टारगेट लैंग्वेज की बात होती है। कौन सी लैंग्वेज की होती है? टारगेट लैंग्वेज की बात होती है यहां पर। मतलब ये वाला दोनों ही सिस्टम टारगेट लैंग्वेज में चलता है, ये भी इंग्लिश में चलेगा और ये भी काय में चलेगा? इंग्लिश में चलेगा। तो मेरे ख्याल से बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से बात समझ में आ गई होगी। क्लियर कट पॉलिसी हो गई। चलिए, चलो भाई, सर शॉर्ट पॉइंट में लॉन्ग ही कर सकते हैं बट लॉन्ग लिखने उनको पढ़ने में परेशानी आती है। अरे तुम चिंता मत करो, मेरे डैडी में वाइट इसलिए नहीं आया है ना, उसके बाद आए, काफी अनुभव छिपाए, तुम चिंता मत करो, चिंता बिल्कुल ही मत करो, तुम कतई मत करो। बात समझ में आ गई, है ना। दर्जी होता है ना, दर्जी यहाँ तक की शर्ट सिलता है, फिर भी लोग बाग उलट के रखते हैं डेमो सेट करने के लिए। तो इसका मतलब पूरी जुड़ सकता है ना, नहीं जुड़ाना बेटा। तो ये जब बुक में पढ़ोगे तो बुक को मोटी करना होता है, जब ही तो बिकेगी। मेरी बुक आने वाली है सेकंड के, मैंने मोटी करी है, कारण है छोटी में लगता है छोटी, नहीं भाई साहब इसमें मामला कम है, मोटी लेकर जाएगा पड़ी रहेगी किताब के अंदर, कोई मामला नहीं है। पढ़ना फिर भी क्या है, ये पढ़ना है। कुछ चीजें यहाँ साइकोलॉजी के अंदर अपनी साइकोलॉजी कहती है ना, बिल्कुल बिल्कुल साइकोलॉजी कहती है। तो बात समझा करें, सीखा करें, कोई मामला गड़बड़ नहीं है। और मैं कम मैट्रिक क्यों दूंगा? क्यों? मैं कौन सा पेड करूंगा जो दूंगा भाई कम? मैं कौन सा ये कहूंगा कि पेड खरीदो उसमें बहुत ज्यादा मैटर है? अपना ऐसा काम नहीं है। या तो पेड करूंगा उस दिन पूरा पेड करूंगा, एक शब्द नहीं पढ़ाऊंगा लाइव आकर,
केवल प्रमोशन करूंगा अपना खुद का। रेट 400 500 600 रुपये रखूंगा नहीं, ऐसे भिखारी जैसे रख देते हैं 499 रुपये में कोर्स पूरा। ये क्या कौन सी बात हो गई, मजाक कर रहे हो क्या यार? सेकंड ग्रेड पढ़ा रहे हो तो सब कुछ उसके हिसाब से होना ही चाहिए, क्योंकि तुम अगर 499 रखोगे तो फिर तुम कंटेंट भी ऐसा ही दोगे। समझ रहे हो बात? कंटेंट भी तो तुम ऐसा ही दोगे ना फिर। तो इससे अच्छा है कि चाहे पैसा थोड़ा सा ज्यादा ले लो, जितनी तुम्हारी मेहनत है उतना ले लो, लेकिन 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 कंटेंट पूरा दो। बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया बात। तो अब चलते हैं हम आगे यहाँ पर। अब चलते हैं हम यहाँ पर। अब आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ डायरेक्ट मेथड की जो यूनिट ऑफ टीचिंग थी वो क्या थी? जल्दी से इसका आंसर देंगे। कौन देगा, कौन देगा यहाँ पर? जल्दी बता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जल्दी से बता कि डायरेक्ट मेथड की। बहुत अच्छी बात है, अच्छे से अच्छे कमेंट आ रहे हैं भाई साहब, कतई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे, बहुत अच्छी बात है। स्ट्रक्चरल अप्रोच, और यहां पर कर दिया मैंने डायरेक्ट मेथड। ठीक है, अब बताओ यहां पर यूनिट ऑफ टीचिंग क्या है? रीट की बुक भी आ रही है बेटा, उसमें भी कंप्लीट है, सब कुछ है, चिंता ना करें आप। और उसमें दूसरी बात, अपनी बुक की खास बात क्या है कि उस बुक के अंदर जैसे बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं ना, ये ऐसे कैसे चिपका रहा हूं, ये ऐसे कैसे साथ में चिपका रहा हूं, घबराना मत। ठीक है, अब यहां पर डायरेक्ट मेथड की यूनिट ऑफ टीचिंग क्या है? यूनिट ऑफ टीचिंग किसकी यूनिट ऑफ टीचिंग की बात चल रही है? डायरेक्ट मेथड की। और क्या है डायरेक्ट मेथड की यूनिट ऑफ टीचिंग? सेंटेंस है। क्या है? सेंटेंस है। लेकिन ये तो सारी दुनिया को पता है, ये तो सारी दुनिया को पता है, हमारे मोहल्ले वालों को पता है ना, हमारे मोहल्ले वालों को पता है। ये बताओ ये इसका यूनिट ऑफ टीचिंग क्या है? यूनिट ऑफ टीचिंग इसका क्या है? अब बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बता बेटा। यूनिट ऑफ टीचिंग इसका क्या है? वर्ड है। अच्छा, इसका वर्ड है, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ से टीसीजीएम की वर्ड है, बाकी सबकी सेंटेंस है, बहुत बढ़िया। वो मेथड है पूजा चौधरी जी, वो मेथड है। सर ये दोनों इक्वल कैसे है? एक तो मेथड है, दूसरा अप्रोच। इक्वल का मतलब ये होगा कि फंक्शन ये सेम करते हैं, एक का मेथड है, एक का अप्रोच है, ये फंक्शन क्या करेंगे? सेम करेंगे। थोड़ी थोड़ी भी पता चल जाएगा, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, ना जी ना। इसकी है स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर क्या होता है अभी तुम्हें नहीं समझना क्या? अभी तुम्हारे दिमाग में ऐसी चीज आती है कि सर स्ट्रक्चर होता क्या है? बिल्कुल, ये समझ में नहीं आएगा ना तभी तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें समझ में क्या नहीं आ रहा। और जब भी तुम्हें इस बात का पता चल गया कि ये समझ में नहीं आ रहा, उस टाइम जाकर मैं इसको समझाऊंगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा। तो पहले समझाऊंगा तो समझ ही नहीं आएगा, पहले देखो कि स्ट्रक्चर होता क्या है। ठीक है, तो यहां पर देखा कि यूनिट ऑफ टीचिंग क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है। यूनिट ऑफ टीचिंग क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर होता है। तो ये इसीलिए मैंने कंपैरिजन करके पढ़ाया है यहाँ पर, मुझे पता था कि तुम ऐसा ही करोगे, है ना? बिल्कुल, तो मुझे पता था कि तुम क्या करोगे, ऐसा ही करोगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, यूनिट ऑफ टीचिंग क्या मामला सेट हो रहा है, इधर देखो। यूनिट ऑफ टीचिंग क्या मामला सेट हो रहा है, इधर देखो, है ना? और यहाँ पर देखो सेंटेंस ही है, और यहाँ पर स्ट्रक्चर भाई साहब है ना? दूसरी बात, यहाँ पर एक बात और देखो, मास्टरी ऑफ स्ट्रक्चर mastery of structure is more important than vocabulary। अब समझना, यहां पर एक बात बोली गई है, यहां पर एक बात बोली गई है, ध्यान से समझना। यहां एक बात बताई गई है, एक बात बोली गई है, कौन सी कहो तो बताऊं। यहां कहा गया है कि मास्टरी ऑफ स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर का नॉलेज देना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसकी बजाय? वोकैबुलरी के बजाय, वोकैबुलरी के बजाय। तो यहां पर कहने वाले लोगों ने क्या कहा है कि आप किसी भी पर्सन को अगर आप टारगेट लैंग्वेज पढ़ाना चाहते हो, अगर आप किसी भी इंसान को टारगेट लैंग्वेज सिखाना चाहते हो, तो आपको मास्टरी ऑफ स्ट्रक्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब बच्चे को आप स्ट्रक्चर सिखाओ, न कि आप वोकैबुलरी सिखाओ। वोकैबुलरी का कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा किसका मानना था? इनका। बच्चे के माइंड में स्ट्रक्चर सेट कर दो। स्ट्रक्चर क्या होता है बताऊं क्या? स्ट्रक्चर क्या होता है बताता हूं। आपने कभी भी गांव में ये देखा है कि ईंटें कैसे बनती है?
जल्दी से जवाब दे से, बिल्कुल बिल्कुल जल्दी से जवाब दे कि ईंटें कैसे बनती है, कच्ची ईंटें या पक्की ईंटें। जो ये आकार होता है ईंटों का, किसका आकार, मैं ईंटों के आकार की बात कर रहा हूं। जो गांव में ईंटें बनाई जाती है वो ईंटें कैसे बनाई जाती है, तो पता हो आपको, तो ईंटों को बनाने का एक सांचा होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। तो उस स्ट्रक्चर को रख दिया जाता है, उसके अंदर मिट्टी डाल दी जाती है और फिर ऐसे ऐसे कर दिया जाता है, फिर उसको हटा लेते हैं, तो वो उसी की शेप में आ जाता है। किसकी शेप में आ जाता है, वो उसी की शेप पे आ जाता है। जैसे मान लीजिए कोई भगोनी में कोई भगोना है, भगोनी है, ग्लास है, मग्गा है, तो उसके अंदर आप दूध या छाछ डालोगे, तो अगर आपने भगोनों में डाला है तो दूध का आकार भी भगोने जैसा होता है। ग्लास में अगर डालते हो तो उसका आकार भी ग्लास जैसे होता है, ठीक है, उसका आकार भी, जी बिल्कुल, ग्लास जैसे होता है। थोड़ा सा शांति रखो बेटा, थोड़ा सा शांति रखो, सारी की सारी चीजें आ जाएगी। किसने दिया है यहाँ पर इस क्वेश्चन में, इसका इंपॉर्टेंट नहीं है किसने दिया है, यहाँ विवाद है। इसके बाद में जो पढ़ाऊंगा उसका कंफर्म है किसने दिया है, तो बेटा वही चीज पढ़नी है जो ऑथेंटिक है। कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर सारी की सारी चीजें नहीं देता है ना। जी हाँ, तो बात समझ में आ गई। यहाँ पर जैसे ईंट वाले बनाते हैं तो ये भी साचा है। तो इन्होंने कहा कि मास्टरी ऑफ स्ट्रक्चर इज मोर इंपोर्टेंट देन वोकैबुलरी। वोकैबुलरी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट कौन सी चीज है, बिल्कुल जैसे मिट्टी में, बचपन में मिट्टी में पैर भी डालते थे, पैर के ऊपर मिट्टी डाल दिया करते थे, ठीक है, और उसके बाद पैर को हम बाहर निकाल देते तो मिट्टी का आकार भी ऐसा ही हो जाता था। अब हम अपने पंजे को मिट्टी पे रखते हैं तो पंजा भी वैसा का वैसा ही हो जाता है। तो ये क्या काम करता है, ये स्ट्रक्चर यही है, इसे ही क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर कहते हैं। तो बात समझ में आ गई। दूसरी चीज एक बात और ध्यान रखनी है, तो ये जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है, कौन सी अप्रोच की बात कर रहा हूं बच्चे में, ये जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है, ये स्ट्रक्चरल अप्रोच में इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, ड्रिल। क्या होती है, ड्रिल एंड प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। स्ट्रक्चरल अप्रोच से वही आदमी सक्सेस होगा, कौन सा आदमी सक्सेस होगा, वो आदमी सक्सेस होगा ड्रिल से जो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेगा, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेगा वही आदमी बेटा सक्सेस होगा। बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया बात है, यहाँ से बहुत बढ़िया बात है, करेक्ट। राकेश सैनी जी अब आए हैं काफी दिनों के बाद, बहुत बढ़िया बात है। दूसरी बात, डायरेक्ट मेथड की अगर बात करूं तो उसमें भी ड्रिल और प्रैक्टिस को इंपॉर्टेंट दिया गया है। जैसे थप्पड़ पड़े तो 5 की 5 छप जाए गाल पे, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसके बाद यहां पर देखें, रियल सिचुएशन बेस होना चाहिए, वास्तविक स्थिति के ऊपर स्ट्रक्चर काम करना चाहिए। अभी बताऊंगा स्ट्रक्चर देखिए कैसे काम करेगा, ठीक है। इसके बाद दूसरी बात, एक चीज मैंने आपको पहले ही बता दी है, टारगेट लैंग्वेज की बात बता दी है कि ये कैसे काम करता है, ये टारगेट लैंग्वेज में काम करता है बेटा। किस में काम करता है, ये टारगेट लैंग्वेज में बात काम करता है। अगर यहां तक की बात स्ट्रक्चरल अप्रोच की अच्छे से अच्छे समझ में आ गई हो तो थंब का निशान सेंड कर दे, ऐसा का ऐसा पीडीएफ दूंगा और अपनी रीड की बुक में, सेकंड ग्रेड की बुक में भी ऐसा का ऐसा सिस्टम देखने को मिलेगा, बिल्कुल ना घबराए। आपकी सेकंड ग्रेड की क्लास और क्या कहते हैं आपकी वोकैब की क्लास जो चल रही है जल्दी ही शाम को शिफ्ट हो जाएगी, घबराने की कोई भी बात नहीं है। तो यहां से ये बात क्लियर हो गई। यहां से अगर किसी को कुछ भी पूछना है तो जल्दी पूछ सकता है। इससे रिलेटेड अगर किसी भी बंदे का, किसी भी बंदी का कोई भी क्वेश्चन है तो बिल्कुल वो मुझसे पूछ सकता है, अच्छे तरीके से पूछ सकता है बेटा ना, बिल्कुल अच्छे तरीके से वो पूछ सकता है, बिल्कुल सरकार, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं सर ये स्ट्रक्चर होता क्या है। अब यहां से देखो, यहां तक की बात तो समझ में आ गई बच्चे। स्ट्रक्चर का मतलब होता है ये, ध्यान देखो यहां पर फिर मैंने स्ट्रक्चरल अप्रोच लिखा है। क्या लिखा है मैंने, स्ट्रक्चरल क्या लिखा है, अप्रोच लिखा है, ठीक है। अब स्ट्रक्चरल अप्रोच की यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ टीचिंग क्या है, जल्दी से बताओ, जोर से बोलो, जय माता दी। यूनिट ऑफ टीचिंग क्या है इसका, स्ट्रक्चर ही इसका यूनिट ऑफ टीचिंग है, ठीक है। स्ट्रक्चर ही इसका यूनिट ऑफ टीचिंग है। आई बात समझ में आई। अब स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, यही क्या हो गया आपका स्ट्रक्चर हो गया। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, है ना, प्लस एडवर्ब हो गया। तो ऐसी कई सारी चीजें होती है कोई भी स्ट्रक्चर के काम में। यही क्या है, स्ट्रक्चर है, यही क्या है, स्ट्रक्चर है। मैंने पेड कोर्स ले रखा है, फिर भी पढ़ाने में आपसे इंग्लिश आपसे पढ़ता हूँ, अब समझ में जाता है, बाकी थ्योरी पढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बढ़िया बात है बेटा। जब लोग पेड़ को छोड़कर यहाँ पढ़ रहे, इसका मतलब आप निश्चिंत रहें, आप बिल्कुल सही जगह हैं, क्योंकि एक टीचर के साथ साथ आप जुड़े हुए हैं आत्मीयता से, आत्मीयता के साथ साथ फीलिंग के साथ हम जुड़े हुए हैं। चाहे मैंने आपको कभी देखा हुआ हो या नहीं देखा हुआ हो,
फिर भी कुछ अच्छा करने की जिद है। आप लोगों के सपोर्ट के साथ मुझे भी कुछ करना है और आपके लिए मुझे कुछ विशेष करना है, इसीलिए शायद हम जुड़े हुए हैं। आप एक बार देखिए तो सही, अगर आपने पहले मेरी क्लासेस देखी होगी तो जबरदस्त डेकोरम था पहले भी, और इस बार भी हम कुछ कम नहीं है, घबराए नहीं। यूनिट ऑफ टीचिंग का मतलब क्या होता है? यूनिट ऑफ टीचिंग का मतलब होता है पढ़ाने की यूनिट क्या है, किस बेस के ऊपर पढ़ाया जाता है, किस बेस के ऊपर पढ़ाया जाता है। मान लीजिए यूनिट ऑफ टीचिंग अगर वर्ड है तो इसका मतलब उसमें वर्ड टू वर्ड पढ़ाया जाएगा। मान लीजिए सेंटेंस है तो पूरा का पूरा सेंटेंस के बेस टीचिंग होगी। मान लीजिए स्ट्रक्चर है तो फिर स्ट्रक्चर के ऊपर बेस स्ट्रक्चर होगी। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है, यहाँ से बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा शाबाश। अब यहाँ से एक बात और ध्यान से सुने, अब यहां से एक बात और बड़े ध्यान से सुनना है। क्या ध्यान सुनना है? जैसे मैंने लिखा आई ईट, तो बेटा देखो ये भी क्या हुआ, स्ट्रक्चर हुआ, आई ईट, है ना। अब यहां पर उसको समझाना है, क्या समझाना है? जैसे मैंने लिखा ही ईट्स, है ना, फिर मैंने लिखा सी ईट्स, फिर मैंने लिखा दे ईट। तो यहां पर बच्चे देखिए, यहां पर देखिए सीधा बाईपास सर्जरी हो रही है, सब काम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। इसके बाद फिर यहां से देखें, फिर यहां से शांति से देखें, जैसे आई ईट अ मैंगो, ये मैंने लिख दिया, यहां से मैंने ये लिख दिया। तो इसी स्ट्रक्चर पे यहां पे मैंने लिखा आई ईट एन एप्पल, क्या लिखा? एन एप्पल। ठीक है, तो ये क्या स्ट्रक्चर की जैसे काम करता है। तो स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? मेरे ख्याल से अब आपके सभी के समझ में आ गया होगा कि मेन चीज स्ट्रक्चर होती क्या है। क्या मेन चीज स्ट्रक्चर होती क्या है, ये बात आपके अच्छे समझ में आ गई होगी। आई कन्या एक बार जल्दी से बता। दूसरी बात अगर मैं आपसे बात करूं, दूसरी बात जैसे मान लीजिए मैंने स्ट्रक्चर पढ़ाया बच्चों को कि सब्जेक्ट, फिर मैंने स्ट्रक्चर पढ़ाया हेल्पिंग वर्ब, फिर मैंने पढ़ाया मेन वर्ब, मेन वर्ब में आईएनजी। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ाया, है ना, या फिर हमने पढ़ाया ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर मैंने पढ़ा दिया। अब देखना यहाँ पर स्ट्रक्चर बदलता है, वोकैबुलरी की नीड नहीं होती। स्ट्रक्चरल अप्रोच ने क्या कहा कि स्ट्रक्चरल अप्रोच में मास्टरी ऑफ स्ट्रक्चर इज मोर इंपॉर्टेंट देन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, समझ गया आप, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, शाबाश बच्चे। अब देखो यहां से, जब यहां से हम बात करेंगे तो यहां पर मैंने जैसे लिखा राम, राम के साथ लिखा मैंने इज के बाद लिखा मैंने स्पीकिंग, और इसके बाद लिखा बच्चे मैंने इंग्लिश। तो यहां पर करेक्ट जो सेंटेंस निकल के आया वो क्या निकल के आया? राम इज स्पीकिंग इंग्लिश, ऐसा ही कुछ निकल के आया क्लास को। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। खम्मा गणी नीता कंवर जी, थोड़े से जल्दी आया करें आप, क्योंकि देखो अपना मिशन अधूरा चल रहा है और इस संडे तक अपनी क्लास 100 क्रॉस होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, इसलिए आप थोड़ी सी मेहनत करें। जी हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखें, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि क्लास 100 क्रॉस हो, तभी अब मजे वाली बात रहेगी, वरना फिर मन टूट जाता है, मोटिवेशन डाउन हो जाता है और ऐसे इंक्रीज होता है, एक आवाज आती है, एक दम लगता है, एक एनर्जी होती है पढ़ाने में। अब एनर्जी चाहिए ना, तो फिर मुझे भी तो मोटिवेशन मिलना चाहिए, और मुझे मोटिवेशन यहाँ के व्यूवर्स से मिलता है। तो आप कोशिश करें कि आपके आसपास पड़ोस पड़ोसन, आपके देश में, अफगानिस्तान, यूक्रेन, पाकिस्तान, हर जगह पर आप वीडियो को शेयर करें। जी हाँ, चलिए कोई ना नीता गौर जी, खम्मा गणी जी, आ जाइए। अब बढ़ते हैं आगे। अब यहां पर देखिए, राम इज स्पीकिंग इंग्लिश, ये क्या है? ये एक स्ट्रक्चर है। अब वोकैबुलरी की जरूरत नहीं पड़ी, देखो इसी का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। स्ट्रक्चर कैसे चेंज होगा, ध्यान से सुनो। राम इज स्पीकिंग इंग्लिश, तो देखिए थोड़ा सा इसकी शक्ल बदल जाएगी, देखना। राम इज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, ये लीजिए, राम इज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। चलो जी भाई साहब, ये लो, बात समझ में आ गई। राम इज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, ये सीधा का सीधा ही समझ में आ गया ना बात समझ में। सारा रास्ते पर इंग्लिश की क्लास हुई थी, नहीं मैं गई थी यार। मंजू बेनीवाल जी, बिल्कुल अब सारी की सारी क्लासेस यहीं पे ही होगी, मेरी बिल्कुल पूरी क्लासेस यहीं पे ही होगी। आ गई बात समझ में, बहुत बढ़िया बात है। तो राम इज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, देखिए स्ट्रक्चर बदला। स्ट्रक्चर में पहले क्या था? सब्जेक्ट था, हेल्पिंग वर्ब था, मेन वर्ब में आईएनजी था और ऑब्जेक्ट था। अब कैसा स्ट्रक्चर हो गया? सब्जेक्ट हो गया, नोट लग गया बीच में। क्या लग गया? नोट लग गया बीच में। बात समझ में आ गई।
फिर इसके बाद फिर एक स्ट्रक्चर चेंज करते हैं, ये लिखिए। अब की बार लिखा मैंने इज राम स्पीकिंग इंग्लिश। क्या लिखा मैंने? इज राम स्पीकिंग इंग्लिश, ये लीजिए। तो ये अब की बार फिर क्या हो गया, स्ट्रक्चर चेंज हो गया। तो देखो शब्द तो वही है, शब्द तो देखो जनरली वही है, इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, स्पीकिंग स्पीकिंग स्पीकिंग, इज राम राम राम, ठीक है। तो वर्ड तो वही है सारे के सारे। तो मेन जो चेंज हुआ है या मेन जो बदलाव हुआ है, जो चेंजेस हुआ है, वो चेंजेस किस में हुआ है? चेंजेस हुए हैं आपके स्ट्रक्चर में। चेंज किस में हुआ है? आपके स्ट्रक्चर में हुआ है। यही स्ट्रक्चर अप्रोच है बेटा, यही क्या है? स्ट्रक्चरल अप्रोच है जयपुर की। हाँ जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। किसी को कोई समस्या हो तो बताए जी, बिल्कुल, किसी को कोई भी समस्या हो तो बताए, बिल्कुल। चलिए अब देखो एक कमाल की बात और देखना, एक कमाल की बात और एक बहुत अच्छी बात है वो भी देखना, ठीक है। जो अपना ये स्ट्रक्चरल अप्रोच था, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं, जो आपका स्ट्रक्चरल अप्रोच था, जो आपका स्ट्रक्चरल अप्रोच था, यह स्ट्रक्चरल जो अप्रोच है जी, बिल्कुल बिल्कुल, यह जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है, इस स्ट्रक्चरल अप्रोच ने किस चीज के ऊपर जोर दिया था, किस चीज को इसने एम्फेसाइज किया था या इंसिस्ट ऑन? इंसिस्ट ऑन का मतलब या एम्फेसाइज, एम्फेसिस कर दें, एम्फेसिस ऑन, किसके ऊपर जोर दिया है ये हम बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो ये जोर किसके ऊपर देता है? ये बेटा हैबिट फॉर्मेशन पे जोर देता है। किस पे देता है? हैबिट फॉर्मेशन, हैबिट फॉर्मेशन। ये किस पे दम देता है? हैबिट फॉर्मेशन पे दम देता है, हैबिट फॉर्मेशन पे दम देता है। पहली बात तो ये। सर समय होती भी हो तो क्या आप रिप्लाई तो कर ही नहीं रहे हो, एक सवाल उसका रिप्लाई नहीं कर, 2 बार पूछ लिया। हाँ माई जी पूछिए, अब जस्ट आपके कमेंट पे मैं ध्यान दे रहा हूँ, जल्दी से अपना कमेंट सेंड करें, जल्दी से सेंड करें। आप पता नहीं कब तो कमेंट करते हैं, नहीं पता चल पाता, यहाँ पर ऐसे नाराज ना होए और जल्दी से अपना जो भी कमेंट है वो अब सेंड करें। लेकिन अब आप करेंगे नहीं क्योंकि अब मैं देख रहा हूँ, सीधी सी बात ये। तो सबसे पहले तो हैबिट फॉर्मेशन हो गया, सबसे पहले क्या हो गया? हैबिट फॉर्मेशन हो गया। स्ट्रक्चरल अप्रोच ने हैबिट फॉर्मेशन पे दम दिया कि जितनी ज्यादा आप अपनी आदत बनाओगे बोलने की, स्पीकिंग के ऊपर दम दिया इसने। इंसिस्ट ऑन किसके ऊपर किया है? स्पीकिंग के ऊपर दिया है। मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे आप? स्ट्रक्चर को बोलने की कोशिश करेंगे। जितना ज्यादा आप जिस स्ट्रक्चर को बोलेंगे आप उसके अंदर उतने ही ज्यादा परफेक्ट होते जाएंगे। जी हाँ, प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रक्चर एंड अप्रोच बोथ आर सेम और नॉट? प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रक्चर, प्रिंसिपल एक ही है, दोनों एक ही बात है। प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रक्चर भी एक है, अप्रोच भी एक ही है। तो प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चरल अप्रोच ये दोनों सेम है, अप्रोच अपने आप में कुछ है ही नहीं, ठीक है साहब। अब यहां से फिर देखिए, सबसे पहले इसके ऊपर, और दूसरी बात अगर मैं बात करूं, हैबिट फॉर्मेशन के साथ साथ किस चीज के ऊपर दम दिया गया? ड्रिल के ऊपर और प्रैक्टिस के ऊपर दम दिया गया, ठीक है। ड्रिल के ऊपर और प्रैक्टिस के ऊपर दम दिया गया। बात समझ में आ गई यहाँ पर? बिल्कुल, यहां तक की बात समझ में आ गई, कोई आपत्ति किसी को? नो आपत्ति। अब एक कमाल की बात और देखो, अब एक शानदार वाली बात और देखना है। अगर मैं आपसे ये बात बोलूं, कौन सी बात बोलूं? कि यहां तो आपके सामने दे दिया मैंने स्ट्रक्चरल अप्रोच दे दिया, ठीक है, स्ट्रक्चरल अप्रोच मैंने आपके सामने लिख दिया, ठीक है। और यहां पर मैंने लिख दिया डायरेक्ट मेथड। क्या लिख दिया मैंने? डायरेक्ट मेथड, ठीक है। अब यहां पर एक सीधा सा क्वेश्चन निकल के आता है, सीधा सा क्वेश्चन निकल के आता है कि इस मेथड में स्टूडेंट का रोल क्या है ना? स्टूडेंट का रोल क्या है, जल्दी से बताएं। तो ये वाला जो मेथड है, ये वाला जो मेथड है, ये क्या है? ये आपका चाइल्ड हुआ, और चाइल्ड के साथ साथ ये आपका स्टूडेंट हुआ, और स्टूडेंट के साथ साथ यहाँ पर ये आपका पीपल हुआ, ठीक है। और इसी के साथ साथ एक और बच गया, कौन हुआ? लर्नर हुआ। ये आपका लर्नर हुआ। एक मिनट थोड़ा सा रुके, लर्नर हुआ। तो ये इनके ऊपर बेस होता है, सेंटर्ड है। मतलब ये हुआ है कि डायरेक्ट मेथड चाइल्ड सेंटर्ड है, डायरेक्ट मेथड स्टूडेंट सेंटर्ड है, डायरेक्ट मेथड पीपल सेंटर्ड है, और डायरेक्ट मेथड आपका लर्नर सेंटर्ड है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, हम बात कर सकते हैं साइकोलॉजिकल है, बिल्कुल सही बात है। वैसे ही आपको यहाँ पर एक बात ध्यान देनी है, वैसे ही आपको यहाँ पर एक बात ध्यान देनी होगी कि जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है, स्ट्रक्चरल जो अप्रोच है, ये स्ट्रक्चरल अप्रोच भी सेम ही इसकी तरह काम करता है। मतलब सेम इसकी तरह का मतलब क्या हुआ? ये भी आपका चाइल्ड सेंटर्ड होगा, ये भी आपका स्टूडेंट सेंटर्ड होगा, स्टूडेंट सेंटर्ड होगा, या फिर ये भी आपका पीपल सेंटर्ड होगा, या फिर ये भी आपका लर्नर सेंटर्ड होगा ना। यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? एक्टिव पार्ट किसका है यहाँ पर? एक्टिव पार्ट यहाँ पर किसका है? एक्टिव पार्ट यहाँ पर स्टूडेंट का है। किसका एक्टिव पार्ट है?
स्टूडेंट का एक्टिव पार्ट है, और यहाँ पर स्टूडेंट का क्या है, स्टूडेंट का एक्टिव पार्ट है बच्चे। कौन सा पार्ट है, एक्टिव पार्ट है। ये बताओ, ये इनमें से कोई भी बात अगर कोई भी आपत्ति पैदा कर रही है तो बताओ जल्दी से। एक एक चीज आपको बता दी, एक बार थोड़ा सा मैं चेक कर लेता हूँ आपको सारी की सारी चीजें अच्छे से विजिबल है या नहीं है, अच्छे से विजिबल है या नहीं, एक बार जल्दी से बताए। चलिए, और अच्छे तरीके से दिख गया होगा, अब कोई भी आपत्ति नहीं है। बताओ एकता जी, बताओ किसी को कोई भी किसी भी तरह की आपत्ति है तो जल्दी से बता सकता है बच्चे, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी बताएं। चलो जी चलो, बहुत बढ़िया बात है। तो अब सेशन की शुरुआत करते हैं। नो सर, नो प्रॉब्लम सर, नो आपत्ति सर। 12वीं क्लासेस, बिल्कुल बेटा, आप तो शायद पहली बार ही आए हैं आज। रेगुलर क्लास में बने रहे, चिंता ना करें, हम सब कुछ देख लेंगे, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, डन सर। अब देखो एक और बात शांति से देखना ना, बढ़िया तरीके से एक बात और शांति से देखना। अब बताओ कि यार एक बात बताओ कि स्ट्रक्चर से कैसे सारी इंग्लिश लैंग्वेज सिखा देंगे, कितने स्ट्रक्चर सिखाएंगे, कैसे स्ट्रक्चर सिखाएंगे। तो इसके लिए ये कहा गया जो आपके स्ट्रक्चर होते हैं ना, है ना, जो आपके स्ट्रक्चर होते हैं वो आपके स्ट्रक्चर कैसे होने चाहिए, स्ट्रक्चर का सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए, है ना, सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए, या फिर मैं कहूं कि ग्रेडेशन होना चाहिए, ग्रेडेशन। अब हम बात करते हैं एक एक को लेकर, काय को लेकर, एक एक को लेकर। सबसे पहले तो बात यह है कि सिलेक्शन कैसा हो, अच्छा हो, ग्रेडेशन कैसा हो इनका, अच्छा हो। और ये काम दोनों ही काम करेगा कौन, कौन करेगा, मास्टर जी करेंगे, और कौन करेगा, तो ये टीचर करेगा। कौन करेगा इनको, ये टीचर करेगा, ठीक है। उनके हिसाब से ये कहा गया कि 275 स्ट्रक्चर अगर बच्चा पढ़ लेता है, 3000 रूट वर्ड अगर कोई भी लर्नर पढ़ लेता है तो 275 यानी 275 इन स्ट्रक्चर से आप किसी भी लैंग्वेज को सीख सकते हैं। और 3000 रूट वर्ड से इतना होता है तो आप किसी भी लैंग्वेज को सीख सकते हैं। ऐसा मानना किसका था, ऐसा मानना स्ट्रक्चर वालों का था। किसका था, स्ट्रक्चर वालों का था। अब बताओ कोई समस्या हो तो जल्दी से बता दें। बिल्कुल पेड़ जैसे पढ़ना है, जैसे पेड़ में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही आप पढ़ेंगे, ऐसा का ऐसा ही सेम आप पढ़ने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे बिल्कुल इस बात की कोई भी आपत्ति नहीं होगी। चलिए, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात। चलिए, हाँ जी भारवी जी, फिर भी लाइव क्लास से जुड़े, क्योंकि अपना अभियान अधूरा रह जाता है। रिकॉर्डेड तो काफी सारे बच्चे देख रहे हैं, 400-500 बच्चे देख लेते हैं, लेकिन लाइव में अपन 64-70 तक ही जा पाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि आ जाए, और जब प्रैक्टिस सेट हो तब तो जरूर आए, क्योंकि वहां पर हम 100 का आंकड़ा जरूर करेंगे। सेकंड ग्रेड की डेट बढ़ा दी, वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया बात है। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से दूसरी बात देखो, है ना, अब यहाँ से दूसरी बात देखेंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक की बात, बहुत बढ़िया। आगे चलो, किसी को आपत्ति हो तो जल्दी से बता दे, अपनी आपत्ति दर्ज कराए भाई, फिर उसके बाद नहीं पूछा जाएगा, है ना। अब यहां पर बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर की। किसकी बात कर रहा हूं, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर लो, टाइप ऑफ स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो मैं बना देता हूं यहां पर, ध्यान से सुनना। स्ट्रक्चर मैंने यहां पे लिख दिया। अब देखो यहां पर स्ट्रक्चर के टाइप्स कितने होंगे ना। स्ट्रक्चर किसी भी टाइप का हो सकता है। स्ट्रक्चर का मतलब सांचा का मतलब समझे ना, जो भी होता है आकार वाला सिस्टम, ठीक है। तो यहां पर देखिए स्ट्रक्चर में आपके पास पहले नंबर का आता है सेंटेंस पैटर्न। क्या आता है, एक एक को बताऊंगा बेटा। सेंटेंस पैटर्न आता है, यहां नहीं लिखूं, अच्छा नहीं लग रहा, यहां लिखूंगा। सेंटेंस पैटर्न आता है, ठीक है। इसके बाद नंबर 2 आता है यहां पर फ्रेजेस। नंबर 2 क्या आता है, फ्रेजेस। नंबर 3 यहां पर कौन सा आता है, नंबर 3 यहां पर आता है कौन सा, ये लो भाई, फॉर्मूले। नंबर 4 पे कौन सा आता है, इडियम्स। ये 4 टाइप के हो गए आपके पास। कितने टाइप के हो गए, 4 टाइप के हो गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
सेंटेंस, और ये रमन। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बेहतरीन यहां पर आंसर आया है। मतलब आपको पहले का पढ़ाया हुआ याद है। धन्य हो गया भाई साहब, मैं तो ऐसे स्टूडेंट्स पाकर। इस बार बिल्कुल सिलेक्शन चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, सिलेक्शन बिल्कुल लेना चाहिए। चाहे रीट रद्द हुई तो कोई बात नहीं, पर मन बिल्कुल भी हल्का ना करें। आप लोगों की जो ये अभी तक भी आप लोगों को जो याद रहा है, ये बेहतरीन चीज है, बहुत ही अच्छी चीज है। अब यहां से देखिए, अगर मैं आपसे ये बात करना चाहूं बेटा, यहां से देखिए, सेंटेंस पैटर्न के भी स्ट्रक्चर होते हैं, इसके बाद फ्रेजेस के भी स्ट्रक्चर होते हैं, फॉर्मूले के भी आपके क्या होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, और इडियम्स के भी क्या होते हैं, आपके स्ट्रक्चर होते हैं। बात समझ में आ गई यहां तक कि अब सेंटेंस पैटर्न के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, जल्दी से एग्जांपल कर जी। मैं उत्कर्ष का स्टूडेंट हूं, लेकिन इंग्लिश आपसे पढ़ता हूं। बिल्कुल बिल्कुल राजेश, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं बेटा, जाना कहाँ के स्टूडेंट्स हैं, और यहाँ पर केवल इंग्लिश पढ़ने के लिए आते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर सारी की सारी क्लासेस है, फिर भी मैं बेटा बाउंड नहीं करूंगा, पब्लिक की जैसे नहीं हूं। मैं केवल ये चाहता हूं कि जहां जो बेस्ट लगे आप वहां पर वही चीज पढ़े, जहां जो बेस्ट लगे आप वहां पर वही चीज पढ़े, क्योंकि आपका करियर का सवाल है। लोग तुम्हें रोकेंगे नहीं, करे ऐसा कुछ भी। यहां पर भी सारी ही क्लासेस चलती है, पढ़कर देख ले, जिसकी अच्छी लगे उसकी ले, नहीं तो बेटा यूट्यूब एक समंदर है, यूट्यूब एक समंदर है, जिसने समझ लिया उसका सिलेक्शन यहां से पक्का निकल के आएगा। जी बिल्कुल राधिका जी, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। तो यूट्यूब एक सिलेक्शन है, जिसने पढ़ लिया उसका सिस्टम पूरा निकल के आएगा, क्योंकि हर टीचर यहां पर अवेलेबल है। जी बिल्कुल, कई सारे इस दौड़ में है, जो जितनी मेहनत करता है उतना ही उससे मिलता है। तो बेटा ध्यान रखिए इस बात को लेकर, ठीक है। अरे चलो जी, बहुत बढ़िया पूनम जी, नमस्कार जी। अब जल्दी से बताएं यहां पर, अब जल्दी से बताएं। शाबाश बेटा, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छी बात है, आप सभी के कमेंट्स अच्छे आ रहे हैं, नो प्रॉब्लम, यहां पर नो प्रॉब्लम। चलो जी चलो, अमित पुनिया जी बहुत बढ़िया। चलो जी बेटा ना, चलो अब यहां से देखें, यहां से एक बात शांति से देखें, यहां पर एक बात और शांति से देखने की कोशिश करें। जैसे यहां पर मैंने लिखा मोहन ईट्स ए मैंगो, मोहन ईट्स ए मैंगो, ये एक पूरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर हुआ। इसके बाद फिर मैंने यहां पे लिखा मोहन ईट्स एन आइसक्रीम, ये लो भाई साहब आइसक्रीम, ये एक और आ गया। फिर मैंने लिखा तीसरा, फिर मैंने सेंटेंस पैटर्न बनाया इसका, मोहन ईट्स, क्या लिखा बच्चे मैंने, मोहन ईट्स एन एप्पल, ये लो, ये बन गया। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, ये सेंटेंस पैटर्न है, ये सेंटेंस पैटर्न के ऊपर काम कर रहा है। किसके ऊपर काम कर रहा है, सेंटेंस पैटर्न के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। इसके बाद यहां से देखिए, ये फ्रेजेस पैटर्न कैसे काम करता है, इसका भी बात सुने। फ्रेजेस पैटर्न देखो, इसमें तो पूरा का पूरा ही सर आप एक्टिव नहीं हो क्लास में, है सर आप एक्टिव नहीं हो क्लास में, एक्टिव नहीं हो मतलब मीना कुमारी जी क्या कहना चाह रही है, मैं एक्टिव नहीं हूं क्लास में। नहीं मीना कुमारी जी कुछ कह रहे हैं, एक बार एक्टिव नहीं है तो क्या करें, बम लगाएं। चलो आ जाओ, जैसे यहां पर देखें, इन द इवनिंग, ये आपका क्या हुआ, ये एक फ्रेज हुआ। फिर इसी से ही हमने बच्चे को सिखा दिया इन द मॉर्निंग, क्या बना दिया, इन द मॉर्निंग। और इसी से ही बच्चे को समझा दिया मैंने इन द आफ्टरनून, क्या लिखा, इन द आफ्टरनून, ठीक है। और ऐसे ही मैं और सिखाने की कोशिश करूंगा, तो मैं सिखा दूंगा इन द रूम, लो भाई ये सिखा दिया इन द रूम। बात समझ में आ गई। तो ये फ्रेजेस वाली चीजें है, क्या है, ये फ्रेजेस वाली चीज है। जी बिल्कुल, तो यहां पर बात समझ में आ गई होगी। तो और क्या करें यार, जब इतना ज्यादा करेक्ट करने के बाद, मुझे लग बेटा जब आप अगर इतने सारी चीजों को पढ़ते हो ना लोगों को, तो लगभग हम यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, तो तुमसे ज्यादा यूट्यूबर्स को हम देखते होंगे ना, हर क्लासेस हम देखते होंगे, हर जगह की क्लास हम देखते होंगे। उसके बाद हमें क्या देना है, वहां पर हम ये भी देखते होंगे। तो कहीं ना कहीं आप चिंता ना करें, कहीं ना कहीं आप चिंता ना करें, बिल्कुल नहीं करें किसी भी तरह की, है ना। सारी की सारी तुमसे ज्यादा रिसर्च हमारी होती है। तो आप कंटेंट में इन सब में किसी भी कंडीशन का आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, कतई किसी भी टाइप की। जी हाँ, जोश नहीं क्लास में सर एक्टिव, मीना कुमारी जी हिंदी में लिख दो, जोश नहीं क्लास में सर एक्टिव, एक्टिव ही तो है, हम कौन सा पैसिव है भाई, है ना। चलो मरे मरे तो हम कहीं पढ़ाते ही नहीं है, पढ़ाते हैं जब पढ़ाई देते हैं फिर। अब यहां से देखिए इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। इसमें फॉर्मूले में क्या होता है, इसमें बिल्कुल डायरेक्ट होता है। जैसे गुड मॉर्निंग, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, गुड मॉर्निंग। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है गुड डे, क्या लिखा हुआ है,
गुड डे। यहाँ लिखा हुआ है गुड नून, क्या लिखा हुआ है बच्चे, गुड नून। बात समझ में आ गई। सॉरी, क्या लिखा हुआ है, सॉरी। फिर लिखा हुआ है थैंक यू, क्या लिखा हुआ है, थैंक यू। तो ये सब के सब क्या है, ये फॉर्मूले हैं। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड नून, सॉरी, थैंक यू, ये सारी की सारी चीजें हैं जी बिल्कुल। अरे गर्मी बहुत है सर, तो एक्टिव ही है बेटा, गर्मी तो बहुत है फिर भी हम तो एक्टिव है। लाइट और गई, अब बोलते हैं पहले, फिर भी पढ़ाएंगे प्लीज। बिल्कुल सही बात है, प्लीज। आगे भाई, लाइट आ गई, बहुत बढ़िया। इसमें और कौन सा वर्ड आता है प्लीज, ये कौन दे रहा है भाई जवाब, अनु जोशी, बहुत बढ़िया, वेल डन वेल डन। पैसिव है तो वॉचिंग शो करके एक्टिव कर दो, बिल्कुल। और देखो सो हो जाएगी उसके बाद तो एक्टिव नहीं बेटा, महा एक्टिव होगा, है ना। जल्दी तुम्हारे लिए क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट लेके आता हूँ, एक 50-100 क्वेश्चन का, 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चन टीचिंग मेथड। छुट्टी कब होगी सर आपकी, नहीं होगी छुट्टी, आज यही पढ़ेंगे। चलो जी चलो, बात समझ में आ गई। तो आप सभी ये करा करो ना, आप पता नहीं क्यों नहीं बताते, सर यू नो अबाउट मी वेरी वेल एंड आई एम नॉट श्योर दैट व्हाट यू मीन। हाँ कांता कंवर जी, लेट आए हैं आप अब आए हैं, अब एक बार कैसे बता दो। लेट आए आप, क्या कर सकते हैं बताओ, टाइम से आया करो, दोबारा से वीडियो देखना भी है, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। हेलो जी, हेलो मिश्रा जी, हेलो। तो मेरे ख्याल से यहां तक की कोई आपत्ति नहीं है आपको, मैं आगे चलूं कहो तो। सोनी सर कंटेंट बहुत कम देते हैं, रही सर जी कंटेंट मिलेगा भी, कई बार ला रहे, थैंक यू माही जी, थैंक यू सो मच। अब यहां से देखिए, अब यहां से देखिए बेटा, यहां पर ये क्या होता है, ये इडियम्स होती है, लोकोक्ति मुहावरे, क्या लोकोक्ति और मुहावरे होते हैं, इनके भी पैटर्न होते हैं। पूछा जा सकता है कौन सा पैटर्न नहीं है, स्ट्रक्चर का टाइप नहीं है, तब क्या करेंगे, चुपचाप थोड़ी ना रहोगे, तो आंसर देना पड़ेगा ना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आइसिंग ऑन द केक, क्या लिखा मैंने, आइसिंग ऑन द केक, ठीक है, ऑन द केक। फिर मैंने यहाँ पे आइसिंग ऑन द केक का मतलब क्या होता है, सोने पे सुहागा, काय पे सुहागा, सोने पे सुहागा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आइसिंग ऑन द केक, है ना, आइसिंग ऑन द। एक बात सुनो, मान लो गर्मियों का बहुत खतरनाक मौसम है ना, अब आपको मैं क्या दे दूं, केक खाने के लिए दे दूं, क्या दे दूं, केक खाने के लिए दे दूं, ठीक है। और मान लो वो केक में आपको आइस यानी फ्रीज के अंदर रखकर एकदम ठंडा दे दूं, ठंडा अगर मैं दे दूं, फ्रीज के अंदर रखकर आपको एकदम ठंडा में दे दूं, क्या केक दे दूं, तो बताओ, एक तो केक मिले और एक ठंडा केक मिले, तो सोने पे सुहागा होगा कि नहीं होगा, जल्दी से बताओ, सोने पे सुहागा होगा कि नहीं होगा, आप फटाफट बता दो, ये जवाब तुम्हारा है भाई, अब जवाब देना पड़ेगा आपको। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो वही बात है, मजा आएगा सर, जल्दी से दो केक, वो भी ठंडा, अगर केक दूंगा तो ठीक है अच्छा लगा, और ठंडा केक दूंगा तो सोने पे सुहागा होगा, क्या सोने पे सुहागा होगा, बहुत बढ़िया बात है बेटा, बहुत बढ़िया बात है। और जल्दी 100 क्वेश्चन का, 100 क्वेश्चन का एक लंबी मैराथन लेके आ रहा हूं आप लोगों के लिए, कंप्लीट 100 क्वेश्चन का मैराथन क्लास होगी, और उसमें हम एक नया इतिहास बनाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है ना। अब यहां पर देखो, आइसिंग ऑन द केक कर दिया, अब यहां पर फिर मैंने लिखा बॉर्न, बॉर्न विद सिल्वर, बॉर्न विद सिल्वर स्पून, यानी चांदी की चम्मच के साथ जन्म होना, किसी इंसान का चांदी की चम्मच के साथ ही जन्म होना, इसका मतलब होता क्या है, चांदी की चम्मच के साथ जन्म होने का मतलब होता है कि बहुत धनवान परिवार में जन्म लेना, क्या बहुत धनवान परिवार में जन्म लेना, तो फिर ये होता है। बात समझ में आ गई यहां तक की, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर यहां पर देखिए, एक और मैं यहां पे लिख देता हूं, बैड वर्कमैन, बैड वर्कमैन क्रूल्स, क्रूल्स का मतलब होता है लड़ना, विद सिल्वर, सॉरी, विद हिज टूल्स, क्या लिखा मैंने, विद हिज टूल्स, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि एक बुरा आदमी, क्या एक बुरा आदमी अपने, एक बुरा आदमी अपने औजारों से लड़ते रहता है, कैसे लड़ता रहता है, औजारों से लड़ते रहता है। बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। बोर्ड पूरा नहीं दिख रहा, काहे नहीं दिख रहा भाई बोर्ड पूरा, ये लो बोर्ड को पूरा दिखा देते हैं, एक ही मिनट में, ये लो, ये पूरा दिख गया। अब ये क्या है, ये पूरा दिखा, दिखा कि नहीं दिखा, अब जल्दी से बताएं, दिख गया पूरा बोर्ड, कोई आपत्ति नहीं है किसी भी कंडीशन की, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, शाबाश बेटा शाबाश, एकदम टकाटक के काम, बिल्कुल, मैंने बुराई नहीं ओनली बताया है, बट यदि किसी को बुरा लगे तो सॉरी, जी बिल्कुल। मंजू बेनीवाल जी क्या है, अब बोलिए आप, हमें भी सुनाइए ना, क्या बुरा लगा रहे हो, क्या अच्छा लगा रहे हो, हमें तो पता चलना चाहिए ना, हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, आप आपस में बातें कर रहे हैं।
जी हाँ, जल्दी से अब बताइए मंजू बेनीवाल जी का क्या कहना है। कोई बात नहीं है, जल्दी से कहे, हम भी तो सुने, हम भी तो पता लगे। जी हाँ, क्या बोल दिया आपने ऐसा? बॉर्न इन रिच फैमिली, बिल्कुल सही है, धनवान परिवार में जन्म लेना, बिल्कुल सही है। बेटा हम पढ़ने आते हैं, आराम से पढ़े, मन से पढ़े, दिल लगा के पढ़े, मन लगा के पढ़े, हर चीज क्लियर करें, अच्छा से अच्छा पढ़े, हर क्वेश्चन कंप्लीट जाए, अच्छे से अच्छे मार्क्स आए, कट ऑफ का इंतजार नहीं करना पड़े, अपनी मेहनत सिलेक्शन लेकर जाए, इसके ऊपर सोचो। तो बेटा कोई बात नहीं, जिसका समझ में आता है उसको समझने के लिए बोलो, नहीं आता तो बोलना पड़ेगा ना। देखो किसी भी टीचर को ये नहीं बोलना कि वो गलत पढ़ाता है, बेटा सारे टीचर सही पढ़ाते हैं, लेकिन ये आप बोल सकते हैं कि उन टीचर का समझ में नहीं आता। तो बेटा दुनिया में बहुत सारी दुनिया है, कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको मेरा समझ में आता है, कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको किसी और का समझ में आता है, कई सारे ऐसे बच्चे उनको तीसरे का समझ में आता है। लाखों टीचर है भाई, और सबके पास अपनी अपनी ऑडियंस है। तो डिपेंड क्या करता है, डिपेंड क्या करता है कि किसका किसको समझ में आ जाए। तो आपको उसका समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं है, आपको जिसका समझ में आ रहा है उसका समझे, क्योंकि ये तो चीज अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि हमें किसका समझ में आए। मास्टर जी सारे बढ़िया है ना, बिल्कुल सारे के सारे मास्टर जी बढ़िया है, और मास्टर का बेटा कोई भी अध्यापक गलत नहीं होता, लेकिन बात होती है पढ़ाने के स्टाइल की, किस टीचिंग का कौन से टीचर कौन से मेथड से पढ़ा देता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि मेथड कौन सा अच्छा है। जिसके मेथड्स अच्छे, हम मेथड से तो पढ़ रहे हैं, अब जैसे कई सारे टीचर से मेथड्स पढ़ाते हैं, तो इसका पेन ड्राइव लगाते हैं यहाँ पे, और पेन ड्राइव लगाकर सीधा सीधा अखबार पढ़ देते हैं, कई सारे ऐसे मेथड पढ़ाते हैं। आपने देखा होगा मैंने मेथड में अभी तक कभी सब कुछ अपने हाथ से लिख के पढ़ाता हूँ ना, तभी तो मैंने ये बात बोला था। कौन सी बात बोला था? छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन। लाइव क्लास से जुड़े, खोल के रख देंगे, स्लाइड वालों से सावधान। तो बेटा स्लाइड वालों का मतलब यही होता है, स्लाइड वालों का मतलब यही होता है कि एक पेन ड्राइव में सारा मैटर टाइप करवाया, और टाइप करवाने के बाद में यहाँ पेन ड्राइव लगा के यहाँ से पढ़ दिया, अब सीधा सीधा पढ़ रहे हैं। तो ये तो भाई साहब बुक्स में लिखा हुआ है, आप समझा कहाँ रहे हैं, ये बात बताइए आप। मैंने यहाँ पर देखो कभी भी इस टाइप से मेथड में कहीं लिखा हुआ नहीं है किसी बुक में, लेकिन कई सारी बुक से पढ़ने के बाद, कई सारी बुक से पढ़ने के बाद में किस तरीके से प्रेजेंट किया जाए आपके ऊपर, बोर्ड के ऊपर कैसे तरीके से आपके लिए प्रेजेंट किया जाए, ये बेटा फिर मेरी खुद की सोच होती है। तो पढ़ाने का तरीका टीचर का अपना खुद का होता है, कंटेंट सबका बराबर होता है, सब दांसू मास्टर है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जिसको जिसका समझ में आए उसको वहीं पे ही पढ़ना चाहिए। बेटा अपना मकसद होना चाहिए केवल और केवल सिलेक्शन, अपना मकसद होना चाहिए जी, बिल्कुल केवल और केवल सिलेक्शन होना चाहिए। बाकी मेरा पर्सनल जो व्यू पॉइंट है वो ये है कि स्लाइड से नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि स्लाइड से बेटा क्यों पढ़ा रहे हो आप यार, क्योंकि स्लाइड तो पढ़ा हुआ है, बुक में लिखा हुआ है, तो बच्चे वहीं से स्लाइड बना लेंगे। सर जी नेक्स्ट अब, बिल्कुल नवीन चौधरी जी, बिल्कुल नेक्स्ट अब मैं 100 क्वेश्चन की सीरीज लेकर आ रहा हूं आप लोगों के लिए जल्दी ही, टीचिंग मेथड को लेकर, है ना। बहुत बढ़िया, तो आप तैयार रहना बेटा, उसमें हम 100 क्रॉस करेंगे। ठीक है बच्चे, अब यहां पर आ जाओ। अब यहां पर फिर देखिए सिलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर की बात आती है, किसकी बात आती है, यहां पे लिख देता हूं मैं, सिलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, जल्दी आप लोगों के लिए हिंदी के टीचर का अरेंजमेंट हो रहा है, मस्त, क्योंकि बेटा ऐसे लल्ले पल्ले मास्टर लाने होते तो अब तक ला चुका होता। इंतजार कर रहा हूं बेटा, पर ऐसा है कि 1 महीने के अंदर ही काम बढ़िया हो जाए, ठीक है ऐसा। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया मीना कुमारी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। बिल्कुल सपना यादव जी ने सही बात बोली है कि जुडिशियस यूज, भाई कभी कभार अगर जरूरत हो जाए, कभी कभार यूज करना ही पड़े तो अलग बात है, आप कर सकते हैं, कभी कभार अगर यूज करना ही पड़े तो आप कर सकते हैं। बाकी हरदम अगर यूज करें तो ये अच्छी बात नहीं है, हरदम अगर हम यूज करें तो फिर ये अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। अब यहां पर देखो, यहां पर है सिलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर। सिलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर कैसे होने चाहिए इसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल साइकोलॉजी भी, बिल्कुल सारी चीजें, रुक जाओ बेटा, मैं साइकोलॉजी आपको बाइलिंगुअल पढ़ा दूंगा, घबराने की चिंता करने की जरूरत है ही नहीं, बाइलिंगुअल पढ़ा दूंगा, बिल्कुल टेंशन ना ले आप। अब यहां पर देखें सिलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, तो सिलेक्शन कौन से स्ट्रक्चर का है, जिसकी फ्रीक्वेंट ज्यादा है, फ्रीक्वेंटली यूज हो, इसके बाद जिसकी कोई ना कोई रेंज हो, इसके बाद जिसका कवरेज ज्यादा हो, टीचेबिलिटी, लर्नेबिलिटी, और यहां पर अवेबिलिटी। ठीक है, और दूसरी बात अगर ग्रेडेशन की बात आती है, ग्रेडेशन की बात आती है तो कैसे होने चाहिए आपके जो आपका सिलेक्शन होता है, जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंप्लीफाइड होनी चाहिए,
सिंप्लीफाइड होनी चाहिए, या फिर सिंपल ग्रेडेशन सिंपल होना चाहिए, या फिर मैं यूं कहूं कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होने चाहिए। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होने चाहिए क्या आपके आपके मेथड्स कैसे होने चाहिए, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होने चाहिए। सर ऐसे ही पढ़ाना साइकोलॉजी में, बिल्कुल डिट्टो ऐसा ही। और दूसरी बात बेटा, साइकोलॉजी भी ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा कि पीडीएफ लगा दूंगा ना बेटा, कोई सा भी टॉपिक कोई सा भी, देखो बेटा पढ़ाना अलग चीज है। ऐसा नहीं है कि सर साइकोलॉजी ऐसा है तो सर बेटा सब पढ़े हुए हैं, सर घबराए नहीं। तो यहाँ पर कि पेन ड्राइव लगा के साइकोलॉजी पढ़ा दूंगा, बिल्कुल नहीं, पूरी साइकोलॉजी बाइलिंगुअल हाथों से लिख के पढ़ाऊंगा, घबराने की टेंशन नहीं है आपको। ठीक है बच्चे, तो यहां तक बात समझ में आ गई। जल्दी ही आप लोगों के लिए 100 क्वेश्चंस का इंतजाम किया जा रहा है। 100 क्वेश्चंस टीचिंग मेथड के 100 क्वेश्चंस का इंतजाम किया जा रहा है आप लोगों के लिए। ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी आप इस क्लास को शेयर करेंगे और 100 क्वेश्चन होंगे और लाइव वॉचिंग अपना 100 क्रॉस कराने का टारगेट रहेगा। तो तैयार रहना आप इस बात के लिए, बिल्कुल अलर्ट रहना इस बात के लिए। 100 क्वेश्चन होंगे टीचिंग मेथड के। बात समझ में आ गई। अब मेरे बाद जस्ट आपकी पॉलिटी की क्लास हो गई, तो पॉलिटी की आप क्लास ले, और जैसे ही 100 क्वेश्चंस होंगे टीचिंग मेथड्स के, और याद रखें इस बात का कि आपको लगभग 2000 क्वेश्चन मैं फ्री में करवाऊंगा, 2000 क्वेश्चन ही फ्री में करवाऊंगा। जी बिल्कुल, जीत यादव भरतपुर जी होंगे, 100 होंगे, 200 होंगे, 300 होंगे, 400 होंगे, जरूर होंगे। ध्यान रखना इस बात का, 2000 क्वेश्चन आपको फ्री में मैं करवाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। और हिंदी आपकी बहुत जल्दी ही शुरू कर देंगे, स्टार्ट जल्दी ही कर देंगे। ठीक है सर, अब मैं पॉलिटी वाले सर को बुलाना चाहूंगा कि आगे कंटिन्यू करें। लीजिए सर। सर थैंक यू सर। एक बार फिर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हम बात करेंगे पॉलिटी की। सभी को नमस्कार, राम राम। बिल्कुल तैयार है। कल कहां तक पहुंच चुके थे भाई? अपन कहां तक की बात कर चुके थे कल की क्लास में? मूल अधिकारों में एक हमारा जो अनुच्छेद है वो बाकी था, यानी कि एक मूल अधिकार बाकी था हमारा। 5 मूल अधिकार हम कंप्लीट कर चुके थे। उसका नाम क्या है मूल अधिकार का? जल्दी से कमेंट करेंगे, फिर हम जो मूल अधिकार है उसको पढ़ेंगे भाई आगे। ठीक है, जल्दी से कमेंट करो कल कहां तक पढ़ चुके थे। बिल्कुल राजेश जी गुड इवनिंग, सपना जी गुड इवनिंग, भाई सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल आ जाइए। लास्ट हमारा बचा हुआ था निर्मला जी, बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, निर्मला जी थी ना, कल एक प्रश्न किया था मैं, लास्ट में भी भूल गया था, है ना। चलो पहले उसी की बात कर लेते हैं, जो कल प्रश्न पूछा गया था। इसको नेक्स्ट पेज पे लेते हैं पहले ना। कल पूछा था कि बैठकों के बारे में पूछ रहे थे कि कुल बैठकें हमने कहीं तो 114 पढ़ी है और कहीं पर हमने कितनी पढ़ी है भाई, और मैंने आपको बताया था 165, ठीक है, प्लस 1, ये चीज बताई थी मैंने। तो ध्यान रखना, अगर जो बात कर रहे हैं वो 114 की जो बैठकों की बातें हैं। बिल्कुल कल प्रश्न पूछा गया था, लेकिन मेरे को लास्ट में भी ध्यान नहीं रहा, मैं नहीं बता पाया था। ठीक है, पहले उसी को लेते हैं। जैसे निर्मला जी आई, मेरे को शायद याद आ गया, इन्हीं के द्वारा कल प्रश्न किया गया था। ठीक है, लेकिन टाइम लास्ट में नहीं रहता, इसलिए रह जाता है वह प्रश्न। अभी पहले सबसे पहले इसी की बात करते हैं। कुल बैठकों की पूछे तो आपको दो चीजें देखने को मिलती है। एक तो आपको मिलता है 114 और एक मिलता है आपको 165। तो ध्यान रखना, ये जो 114 जो संख्या हमको मिलती है, ये मिलती है जो प्रारूप तैयार किया गया था। तो जो प्रारूप पर चर्चा हुई थी ना, प्रारूप पर जो चर्चा हुई थी, ठीक है, जिस पर डिस्कस किया गया था, वो 114 दिन थे। 114 दिन तक प्रारूप पर चर्चा की गई थी। लेकिन अगर बैठकों की बात करें तो बैठकों की बात हम कौन से काउंट करेंगे? तो जो सत्र हमने देखे थे, यानी कि जो हमने सत्र देखे थे, और सत्रों की संख्या कितनी थी? 11 + 1, यानी कि टोटल 12 सत्र। तो इन 12 सत्रों के अंतर्गत जो बैठकें हुई थी वो हुई थी 165 + 1। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे, पहली बात तो ये ध्यान में रखनी है कि बैठकों से आपसे प्रश्न नहीं पूछा जाता। अगर पूछा भी जाता है तो आपको वहां पर संख्या दी जाएगी, या तो 114 दी जाएगी, 165 नहीं दी जाएगी। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो केवल जो ऑप्शन होंगे उनमें या तो 114 ही देगा। अगर 114 नहीं देगा, साथ में क्या दे? 165 + a भी दे। तो ध्यान रखना, आपको क्या करना है? 165 + 1 ही करना है। ठीक है, कुल बैठकों की पूछे तो आपको 166 करना है। ठीक है, अगर संविधान निर्माण तक आपसे प्रश्न करे कि संविधान निर्माण तक, तो संविधान निर्माण तक की आपको बात करनी है 165। ठीक है, और संविधान निर्माण के बाद जो 24 जनवरी के दिन, कब? 24 जनवरी के दिन जो हमने बात की थी,
24 जनवरी के दिन जो अंतिम हमारी बैठक थी उसको काउंट करते हैं तो कितनी हो जाती है 166। लेकिन संविधान निर्माण तक, शब्दों पे ध्यान देना, शब्दों की बात करें, सभी टीचर्स अपना बेस्ट देते हैं, बिल्कुल ठीक है भैया ना, बिल्कुल ध्यान रखना। 165 जीत यादव जी, 11 तक 164 और 12 में बिल्कुल 165 सही है क्या? ध्यान रखना 11 में नहीं, जो 11 जो सत्र हुए थे उनके अंतर्गत हुई थी 165 और जो 12वां सत्र था, अंतिम सत्र जो एक दिन चला था, उसके अंतर्गत एक ही बैठक हुई थी, जो दिन कौन सा था 24 जनवरी। तो ध्यान रखना, आपको अगर कुल करें तो 166 करनी है। मैं बार बार बोल रहा हूं आपसे, अगर कुल पूछे तो 166 करनी है, ठीक है। वहीं आपसे अगर ऑप्शन में 114 है और 165 नहीं मिल रहा है तो आपको आंसर क्या करना है 114। लेकिन जो प्रारूप तैयार किया गया था संविधान का, उस प्रारूप पर चर्चा हुई थी 114 दिन तक, तो इसलिए कहीं जो संख्या आपको 114 मिलती है वो प्रारूप की मिलती है, क्योंकि हमारा संविधान क्या है, संविधान वो प्रारूप ही तो था, इसलिए ये संख्या मिलती है हमको। लेकिन अगर हम संविधान सभा की बात करें, कुल बैठकों की बात करें, तो यहां पर संख्या आती है 165+1, ठीक है। तो ये आपकी क्लियर हुई। अब आज का टॉपिक हम लेते हैं भैया ना, आज का टॉपिक की हम बात करते हैं। अब आज का टॉपिक है हमारा मूल अधिकारों से संबंधित, और अंतिम मूल अधिकार हमारा बचा हुआ था। अंतिम मूल अधिकार की हम बात करें तो अंतिम मूल अधिकार था हमारा कौन सा? अंतिम मूल अधिकार यानी 6 नंबर का जो हमारा मूल अधिकार बचा हुआ था, कौन सा था भाई? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। उपचारों का अधिकार है, उसकी हम बात करने वाले हैं, उपचारों का अधिकार। तो आपको पता होगा इससे संबंधित एक ही अनुच्छेद है, और कौन सा अनुच्छेद है वो? कविता जी कह रही हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बिल्कुल कविता जी, एकदम करेक्ट कहा आपने कि जो अंतिम हमारा मूल अधिकार बचता है, यानी 6 नंबर का जो मूल अधिकार बचता है हमारा, वो कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। जो हमने 5 अभी तक जो अधिकार पढ़े हमने, उनकी सुरक्षा करता है कौन सा अनुच्छेद हमारा? कौन सा अनुच्छेद? तो ध्यान रखना अनुच्छेद नंबर 32। तो इसकी जो बात करेंगे हम केवल और केवल कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत बात करेंगे? हम अनुच्छेद नंबर 32 के अंतर्गत बात करेंगे। तो मैंने क्या कहा था कि यह सुरक्षा करता है हमारे मूल अधिकारों की। तो सुरक्षा का जो उल्लेख है वो कौन से अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद नंबर 32 में। लेकिन करता कौन है? करता कौन है? संसद करती है या फिर कौन करता है? अगर आपसे पूछ ले कि आपके जो मूल अधिकार है उनसे संरक्षण कौन प्रदान करता है, मूल अधिकारों का जो संरक्षण प्रदान करता है वो कौन प्रदान करता है? क्या हमारी संसद करती है? क्या हमारा हाई कोर्ट है वो करता है? क्या हमारा सुप्रीम कोर्ट करता है? तो कौन करेगा? जल्दी से एक बार कमेंट करें, जल्दी से आपका जवाब आना चाहिए भाई कि किस किस को पता है कि अगर मैंने कहा कि हमारे जो मूल अधिकार है उनसे सुरक्षा कौन करता है या फिर संरक्षण कौन करता है, तो आपका आंसर क्या होगा? संसद होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा, हाई कोर्ट होगा, कौन सा होगा? संविधान की आत्मा, बिल्कुल इसकी भी बात करेंगे भाई। बिल्कुल संविधान की जो आत्मा है वो कहा था हमारे भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट। पूजा जी का आंसर आ रहा है सुप्रीम कोर्ट। तो ध्यान रखना कि हाई कोर्ट नहीं करता क्या सुरक्षा मूल अधिकारों से? हाई कोर्ट में जब हम अनुच्छेद कौन सा पढ़ते हैं 226, क्या वो हमको मूल अधिकारों से सुरक्षा नहीं देता क्या? फिर आपने कैसे कह दिया सुप्रीम कोर्ट ही? केवल सुप्रीम कोर्ट ही कैसे कहा आपने? क्या हमें जो 226 अनुच्छेद है किससे? हाई कोर्ट से संबंधित, किससे? क्या हाई कोर्ट नहीं देता क्या हमें सुरक्षा? हाई कोर्ट नहीं देता क्या? तो ध्यान रखना, अगर दोनों पूछे, अगर सिर्फ आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मूल अधिकारों के संरक्षण कौन प्रदान करता है, ऑप्शन में हो आपका क्या? ऑप्शन में हो कौन? अनुच्छेद 32 हो, ठीक है, अनुच्छेद 32। चलो ठीक है, अनुच्छेद की बात ना करें, अनुच्छेद की बात ना करें, सीधे बात करें हम किसकी? किसकी बात करें? ऑप्शन ए मान लो संसद दे दिया, ऑप्शन ए आपको संसद दे दिया, ऑप्शन बी आपको दे दिया सुप्रीम कोर्ट दे दिया, ऑप्शन सी दे दिया आपको हाई कोर्ट दे दिया, ठीक है, ऑप्शन डी दे दिया आपको बी एवं सी, बी प्लस सी। तो आपका आंसर क्या होगा? बी एवं सी आंसर सही होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है वो भी हमको सुरक्षा प्रदान करता है और जो हाई कोर्ट है वो भी हमको सुरक्षा प्रदान करता है। तो दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सुप्रीम कोर्ट तो हमें कौन सा अनुच्छेद 26, सॉरी सुप्रीम कोर्ट तो हमें कौन सा अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट हमें कौन सा 226, ठीक है। आगे बात समझ में। ज्योति शर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सपना यादव जी आंसर ऑप्शन में पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट ही दिया था। अच्छा, मैंने तीनों ऑप्शन बोले थे, बाद में तीनों ऑप्शन बोले थे, ठीक है, मैंने ऑप्शन तीनों कर दिए थे। तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। लेकिन अगर प्रश्न थोड़ा सा चेंज करके, अपनी लैंग्वेज चेंज करके पूछे, अनुच्छेद दें कि सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अनुच्छेद तो कौन सा है, तो आपको ध्यान में रखना है कौन सा है, कौन सा देता है? अनुच्छेद नंबर 32। 32 कौन से? सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है, ठीक है।
तो जो मूल अधिकार है उसे सुरक्षा प्रदान करता है 32 के अनुसार कौन? सुप्रीम कोर्ट। और ये क्या जारी करता है? 6 प्रकार की रिट जारी करता है, सॉरी 5 प्रकार की। कितनी? 5 प्रकार की। कितनी करता है? 5 प्रकार की। ठीक है, तो अनुच्छेद 32 से संबंधित तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो अनुच्छेद 32 है वो किसको? सुप्रीम कोर्ट को क्या कहता है भाई? आप सुरक्षा प्रदान करोगे किसकी? मूल अधिकारों की। ठीक है, वही अपन जब पढ़ेंगे कौन सा? जब राज्य सरकार पढ़ेंगे और राज्य सरकार के अंतर्गत जब हाईकोर्ट पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे हम कौन सी चीजें? जो अनुच्छेद 226 की बात की हमने, जो हमारा हाईकोर्ट है वो कितने प्रकार की? हाईकोर्ट की बात करेंगे जब 6 प्रकार की हम क्या पढ़ेंगे? रिट पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं अनुच्छेद नंबर कौन सा? अनुच्छेद नंबर 32। तो यहां पर हम पढ़ने वाले हैं 5 प्रकार की रिट है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो अगर हनन होता है हमारे मूल अधिकारों का तो 5 प्रकार की रिट जारी करता है। अब एक एक रिट को हम एक एक रिट है उसको हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक एक रिट को हम देखेंगे यहां पर अलग से। तो पहली जो रिट है वो कौन सी है भाई? बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, जैसे कि अगर इनका अर्थ आपने समझ लिया, अर्थ अगर आपने समझ लिया तो आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। प्रत्यक्षीकरण अगर आपने क्या पढ़ लिया, इनका अर्थ अच्छे से समझ लिया तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली। बिल्कुल जीत यादव जी भरतपुर आंसर कर रहे हैं कि हाईकोर्ट 6 प्रकार की करता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, तो हम बात करें अभी बंदी प्रत्यक्षीकरण की, तो इसका अर्थ क्या होता है? पहले इसका अर्थ हमको समझना है कि इसका अर्थ क्या कह रहा है। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी बंदी है उसको क्या करना है? प्रत्यक्ष में लाना है। ठीक है, क्या करना है? प्रत्यक्ष में लाना है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जिसको भी बंदी बनाया गया है उसको क्या करना है? आपको प्रत्यक्ष में लाना है, या फिर सशरीर, क्या कह सकते हैं हम? सशरीर आपको क्या लाना है? सामने लेके आना है। किसके सामने लेके आना है? तो सुप्रीम कोर्ट के सामने लेकर आना है। यह आदेश देता है हमें कौन सा? कौन सी? अनुच्छेद नंबर 32। और इसके अंतर्गत कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो रिट जारी करता है वो। और कब जारी करेगा? तो इसका अर्थ लिख दे, यहां पर अर्थ लिख दे, या कह सकते हैं सशरीर, सशरीर प्रस्तुत करना। ठीक है, सशरीर प्रत्यक्ष उपस्थित होना। ठीक है, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। तो आपकी बात समझ में आई कि इसका अर्थ क्या है भाई? सशरीर आपको क्या करना है? प्रत्यक्ष उपस्थित होना है। कहां पर? लेकर कहां पर उपस्थित होंगे आप? कहां पर? सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ठीक है, और ये रिट कब जारी की जाएगी? ये रिट जारी कब की जाएगी? तो ध्यान रखना कैसी स्थिति में की जाएगी? अगर किसी व्यक्ति को अवैध रूप से क्या कर रखा है? बंदी बनाया हुआ है। अगर क्या कर रखा है? किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बना रखा है तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, अच्छा इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई? इंग्लिश में नहीं कहते, वो ध्यान रखना लैटिन भाषा में बोलते हैं। चलो लैटिन भाषा के भी नाम हम लिख लेते हैं कि लैटिन भाषा में इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो इसको लैटिन भाषा है, इसका लैटिन भाषा में जो नाम है, लैटिन भाषा के अंतर्गत जो नाम है इसका वो क्या है? लैटिन भाषा में, इंग्लिश भाषा में नहीं कहेंगे इसको। ठीक है, लैटिन भाषा में कहेंगे हेवियस कार्पस। हेवियस कार्पस इसको बोलते हैं। हेवियस कार्पस इसको लैटिन भाषा में कार्पस। तो आपको ये ध्यान में रखना है। अगर आपसे एग्जाम में ये भी प्रश्न कर ले कि किसको? बंदी प्रत्यक्षीकरण को लैटिन भाषा में क्या कहते हैं, तो ध्यान रखना हेवियस कार्पस इसको लैटिन भाषा में कहते हैं। रिट जारी कब की जाती है? अगर किसी व्यक्ति को अवैध रूप से क्या कर रखा है? अवैध रूप से किसी व्यक्ति को क्या कर रखा है भाई? अवैध रूप से बंदी बनाया हुआ है। ठीक है, बंदी बनाया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा हमारा सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश देगा कि आप क्या करो? उस व्यक्ति को सशरीर कहां पर उपस्थित करो? सुप्रीम कोर्ट के अंदर उपस्थित करो। जीत यादव जी ओके सर, माफी दी जाए। बिल्कुल कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, लेकिन लैटिन भाषा में इसका नाम है हेवियस कार्पस। आगे बात समझ में, तो पहली जो रिट है वो आपको अच्छे समझ में आ गई होगी किस स्थिति में ये जारी की जाती है। तो जब अवैध रूप से बंदी को अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया जाता है या फिर अवैध रूप से क्या कर रखा होता है? बंदी बनाया हुआ होता है, तो उसके सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत करने के लिए ये रिट जारी की जाती है। आगे देखें हम दूसरी रिट की बात करें तो दूसरी रिट कौन सी? उत्प्रेषण। कौन सी की बात करेंगे? उत्प्रेषण। अब आप लोगों ने एक बात बताओ, आप लोगों ने क्या ये मोबाइल चलाए हैं क्या? कीपैड मोबाइल किस किस ने चलाए हैं? अच्छे से बताना कि कीपैड मोबाइल किस किस ने यूज किया है, जल्दी से बताओ। अगर कीपैड मोबाइल आपने चलाया तो इसको कभी भी नहीं भूलोगे, अब आज के बाद कभी भी नहीं भूलोगे कि जो उत्प्रेषण रिट है उसमें क्या है। जल्दी से बताओ, जल्दी से कमेंट आने चाहिए। इतना लेट करोगे क्या? मतलब किसी ने नहीं चलाया क्या कीपैड मोबाइल? निर्मला जी, जीत यादव जी, पूजा जी, क्या आप लोगों ने नहीं चलाया? अरे कीपैड मोबाइल चलाया है ना? अच्छा, जीत यादव जी ने चलाया, बिल्कुल कमेंट आ गया है ना,
बिल्कुल एकता, अच्छा नहीं चलाया कीपैड, कोई बात नहीं। जिन्होंने चलाया ना उनको तो अच्छे से पता होगा कि कीपैड में क्या होता था, मैसेज भेजते थे पहले, और हिंदी लैंग्वेज जब उसकी की हुई होती थी तो हिंदी में क्या लिखा हुआ होता था, अगर आपने अच्छे से गौर किया है, मैसेज बॉक्स पर प्रेषण, प्रेषण आता था क्या नहीं आता था, जल्दी से बताओ। दिवेश जी बिल्कुल आपने यूज किया है, सर मैंने तो 2 साल से ही यूज किया है। अच्छा अच्छी बात है, चलो कोई बात नहीं। बिल्कुल नोकिया 1600, बिल्कुल बिल्कुल नोकिया 1600 कीपैड, तो उसमें प्रेषण नाम का कुछ दिखता था क्या आपको, प्रेषण, प्रेषण दिखता था क्या, प्रेषण लिखा हुआ, प्रेषण के बारे में देखा है क्या कहीं पर, अरे मैसेज सेंड करते थे, बिल्कुल कविता जी भी कह रही है, तो प्रेषण आता था। प्रेषण का मतलब क्या होता था, प्रेषण को हम क्या करते थे, भेजना, भेजते थे ना मैसेज, भेजते थे ना भाई, तो उसी को तो कहते थे प्रेषण, प्रेषण वही कहते थे ना। तो आपको ध्यान रखना इसमें क्या है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, अर्थ क्या हो जाएगा इसका, भेजना। अब भेजेंगे कहाँ, भेजेंगे कहाँ, भेजना तो है हमें, कहाँ भेजेंगे, हम ऊपर भेजेंगे, कहाँ भेजेंगे, ऊपर भेजेंगे। अरे वहां नहीं भेजेंगे, वहां ऊपर की बात नहीं कर रहा मैं, उस वाले ऊपर की बात नहीं कर रहा मैं, बात यहीं की कर रहा हूं। अभी देखना कहां पर भेजेंगे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कहां पर भाई, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भेजेंगे। किस प्रकार भेजेंगे, किस प्रकार भेजेंगे, अगर अगर क्या हो रखा है, जो अधीनस्थ न्यायालय है, अधीनस्थ न्यायालय में कोई मामला है, ठीक है, और उसके अधिकार क्षेत्र का है ही नहीं, अगर किसी अधिकार क्षेत्र का मामला नहीं है और उस मामले को वो जो अधीनस्थ न्यायालय है वो कोर्ट लेकर पड़ा हुआ है, या फिर उसके पास कोई मामला है, जबरदस्ती उसमें टांग अड़ा रहा है वो, तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, रिट जारी करेगा, उत्प्रेषण कहेगा वो अधीनस्थ न्यायालय को कि भैया आपके अधिकार क्षेत्र का मामला नहीं है, इसको यहां पर भेजो, इसको कहां पर भेजो, सुप्रीम कोर्ट के पास भेजो, ठीक है। तो ये किस में है, उत्प्रेषण में। किस स्थिति में जारी की जाती है, तो ध्यान रखना सुप्रीम कोर्ट यानी कि जो अधीनस्थ न्यायालय है, जिसको क्या कह सकते हैं हम, जो अधीनस्थ न्यायालय है, अधीनस्थ न्यायालय है, उसको, अधीनस्थ न्यायालय को जारी की जाती है, किसके लिए, अगर उसके अधिकार क्षेत्र का कोई मामला नहीं है तो उसको ऊपर भेजने के लिए, कहां पर, सुप्रीम कोर्ट में भेजने के लिए। आगे बात समझ में, दोनों चीजें समझ में आ गई। क्या करना है आपको, उत्प्रेषण कहे तो आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है क्या, भेजना, ठीक है। किस स्थिति में भेजेगा, अगर उसके अधिकार क्षेत्र का मामला नहीं है तो उससे क्या करेगा, वहां पर भेजेगा, ठीक है। अगर इसका लैटिन भाषा में हम बात की नाम की बात करें कि लैटिन भाषा में से क्या कहते हैं, लैटिन भाषा में, तो इसको लैटिन भाषा में बोला जाता है सर्सी, सर्सी, कहीं योरी मिलेगा कहीं यारी मिलेगा, ठीक है, सर्सी, सर्सी योरी, ठीक है। आगे बात समझ में, अगर लैटिन भाषा में इसका नाम पूछ ले तो क्या करना है, सर्सी यारी आपको नाम करना है, ठीक है। बिल्कुल आगे बात समझ में, सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाएगा, बिल्कुल। अब अगली बात करें हम, अगली रिट की बात करें, अगले पेज पर ही बात करेंगे अपन, बात करेंगे किसकी, उत्प्रेषण की बात हो गई। अब तीसरी रिट की बात करें अपन, तीसरी रिट कौन सी है, तो उत्प्रेषण के बाद क्या आ जाएगी भाई, प्रतिषेध। क्या बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, प्रतिषेध की हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, प्रतिषेध की। प्रतिषेध का मतलब क्या होता है, इसके अर्थ की हम बात करें कि इसका अर्थ क्या होता है भाई, तो इसका अर्थ होता है क्या, प्रतिषेध यानी क्या होता है, रोकना, क्या होता है, रोकना। अब रोकेंगे किसको हम, अगर रोकेंगे किसको हम, किसको रोकेंगे भाई, तो मान लो कि आप क्या कर रहे हो, आपको कोई अधिकार, आपको क्या, आप कोई संस्था चला रहे हो, अगर आपकी संस्था के अधिकार क्षेत्र में कोई मामला है ही नहीं, लेकिन आप जबरदस्ती उसमें जा रहे हो, वो जबरदस्ती वहां पर क्या कर रहे हो, टांग अड़ा रहे हो, तो इस स्थिति में भी अगर क्या कहें हम, कोई संस्था है, कोई संस्था है, ठीक है, उसके अधिकार क्षेत्र का कोई मामला नहीं है, उसके अधिकार क्षेत्र का क्या, अधिकार क्षेत्र का मामला नहीं है, अधिकार क्षेत्र का मामला नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो क्या करेगा, कौन सी रिट जारी करेगा, प्रतिषेध रिट जारी करेगा। और वो क्या कहेगा भाई, अरे ये भाई आपके अधिकार क्षेत्र का मामला नहीं है, इसलिए आप इसमें टांग मत अड़ाओ, यानी कि वो क्या करेगा, उसको रोकेगा, ठीक है। तो रोकने का काम कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा, अगर उसके अधिकार क्षेत्र का मामला नहीं है। तो ध्यान रखना दोनों जो रिटें हैं कौन कौन सी, एक तो कौन सी, उत्प्रेषण, ये भी थोड़ी ऐसी है, और बात करेंगे हम दूसरे की, क्या, प्रतिषेध। तो दोनों सेम सी है, दोनों सेम सी है, बिल्कुल। प्रकाश प्रजापति जी बहुत बहुत स्वागत है, गुड इवनिंग आपको भी। तो दोनों रिटें एक जैसी है, रोक देगा सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल रोक देगा, है ना। आगे बात समझ में, दोनों चीजें समझ में आ गई, प्रतिषेध में भी रोक रहा है सुप्रीम कोर्ट और यहां पर भी रोक रहा है, ठीक है। लेकिन यहां पर किसको रोक रहा है, वो अधीनस्थ न्यायालय को रोक रहा है, लेकिन यहां पर वो किसको रोक रहा है, किसी भी संस्था को वो रोक सकता है जो उसके अधिकार क्षेत्र का मामला नहीं है, फिर भी अगर उसमें क्या कर रहा है, वो काम कर रहा है। तो आगे बात समझ में, बिल्कुल। अगली की बात करें, अगली की बात करें, हाँ अगली की बात करें हम, कौन सी रिट की बात करेंगे हम, चौथी रिट। और चौथी रिट कौन सी है भाई, चौथी रिट की हम बात करें तो एक रिट तो कौन सी बची हमारी, अधिकार प्रक्षा बची, और एक परमादेश बची। कौन सी बची, परमादेश और अधिकार प्रक्षा, ठीक है। तो परमादेश की हम बात करें, परमादेश की,
तो आपको पता है परमादेश, परमादेश के अर्थ से आपको पता लग रहा होगा परमादेश का मतलब क्या है, परमादेश का अर्थ क्या है। जल्दी से हो भाई, परमादेश है परम आदेश, इसका अगर संधि विच्छेद करें हम तो हिंदी तो मुझे आती नहीं भैया ना, हिंदी तो आती नहीं, लेकिन अपन अर्थ इसका निकाल सकते हैं। परमादेश परम आदेश है ना, परम आदेश, ठीक है। परम आदेश की हम बात करें, परम आदेश, ठीक है। तो परम आदेश यानी क्या, सुप्रीम कोर्ट का क्या, परम आदेश, हम आदेश देते हैं। तो अर्थ क्या हो जाएगा इसका, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, अर्थ क्या हो जाएगा परम आदेश का, हम आदेश देते हैं। क्या भाई, हम आदेश देते हैं, ठीक है, आदेश देते हैं। तो देगा कौन आदेश, आदेश देगा कौन भाई, तो सुप्रीम कोर्ट देगा, ठीक है। हाँ, अर्थ क्या कि हम आदेश देते हैं। अब आदेश देगा किसको, किसी ना किसी के लिए तो रिट जारी करेगा ना, तो रिट किसके लिए जारी करेगा, बिल्कुल मनसुख जी ने कहा हम आदेश देते हैं, बिल्कुल अर्थ तो क्या होता है, हम आदेश देते हैं, लेकिन आदेश देगा किसको, और देगा कौन आदेश, तो सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा। और किसको देगा, किसको देगा भाई, किसको आदेश देगा, बिल्कुल आदेश तो देगा, लेकिन किसको देगा, अगर क्या कर दिया, अगर क्या कर दिया, कोई भी व्यक्ति है, अधिकारी है, कोई भी अधिकारी है, अगर वो क्या कर रहा है, वो काम नहीं कर रहा, वो क्या काम नहीं कर रहा। जैसे कि मुझे ले लो, जैसे कि आप लोग मुझे ले लो, मैं मान लो आपको पढ़ाने के लिए यहाँ पर आया हूँ, मैं आपको पढ़ाने के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ, लेकिन मैं पढ़ा ही नहीं रहा, तो आप क्या करोगे, क्या करोगे, जो इसका जो हेड होगा उसको क्या करोगे आप, इस संस्था का जो हेड होगा उससे क्या करोगे, शिकायत करोगे कि भाई वो तो अपना कर्तव्य भी निभा ही नहीं रहा, आपने तो पढ़ाने के लिए लगाया हमको, लेकिन वो तो पढ़ा ही नहीं रहे, नहीं पढ़ा रहे ना, तो आप क्या करोगे, हेड से शिकायत करोगे। तो यही हमारी कौन सी रीट है, परम आदेश, हम आदेश देते हैं, सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा अगर कोई अधिकारी, अगर अधिकारी क्या नहीं कर रहा, कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा, अपने जो कर्तव्य हैं उनका पालन नहीं कर रहा, तो क्या होगा भाई, पालन नहीं करेगा तो क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगा कि भाई जो आपका कर्तव्य है ना उसका आप क्या करो, काम करो, ठीक है। कोई भी अपने कार्यों का उल्लंघन करे तो उसको, बिल्कुल उल्लंघन नहीं भाई, अगर कोई कर्तव्य जो उसको काम सौंप रखा है, मान लो एक जिला कलेक्टर है, जिला कलेक्टर उसको बना दिया उस जिले का, ठीक है, अगर वो काम ही नहीं करेगा, वो तो अधिकारी है, आप उसको जाके थोड़ी डांटोगे कि आपको काम करना ही पड़ेगा, आप तो कहां जाओगे, सुप्रीम कोर्ट में जाओगे। तो सुप्रीम कोर्ट फिर क्या करेगा कि उसको कैसे काम पर लाया जाए, तो वो कौन सी रिट जारी करेगा, परम आदेश, कि भाई जो आपका काम है ना उसको करो आप, ये हम आदेश दे रहे हैं, नहीं तो क्या करेंगे हम, इसको आपको हटा देंगे, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ना। ये तो बात होगी किसकी, परम आदेश की, समझ में आ गई, समझ में आ गई ना। चौथी रिट कभी नहीं भूलोगे ना, इस प्रकार से अगर रिट पढ़ोगे तो समझ के पढ़ो, कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो परम आदेश का मतलब समझ में आ गया कि परम आदेश किस स्थिति में जारी की जाती है। अब अगली रिट की बात करें हम, अगली रिट हमारी आखिरी जो रिट है वो कौन सी है, आखिरी रिट की हम बात करें, आखिरी रिट की हम बात करें तो कौन सी है, छठे नंबर की, सॉरी 5वें नंबर की है ना, बार बार 6 आ रहा है, क्यों आ रहा है भाई ऐसा, कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट में बात करेंगे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में बात करेंगे इसकी भी क्यों आ रहा है। तो 5वीं जो हमारी रिट है वो कौन सी है, अधिकार प्रक्षा, कौन सी है भाई, अधिकार प्रक्षा, किसकी बात करें हम, अधिकार प्रक्षा की हम बात करें, अधिकार प्रक्षा, जैसे कि इसका अर्थ हमको वैसे भी पता लग रहा होगा, आपको पता लग रहा है ना, अधिकार, अधिकार प्रक्षा यानी कि अधिकार प्रक्षा का मतलब क्या है, क्या है भाई, अधिकार प्रक्षा का अर्थ की हम बात करें, अधिकार जो प्रक्षा इसका अर्थ क्या है, तो आपको ध्यान में रखना, बिल्कुल अधिकार प्रक्षा तो सही है, अगर इसके अर्थ की बात करें तो आपको क्या है भाई, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को किसका अधिकार है भाई, किसका अधिकार है, पूछने का अधिकार है, किसका अधिकार है भाई, पूछने का, क्या पूछने का, तो अभी बात करेंगे, पूछने का अधिकार है भाई, क्या पूछेगा, क्या पूछेगा भाई, तो किससे पूछेगा, इसकी हम बात करेंगे कि इससे रिलेटेड क्या सिस्टम है इसका, अधिकार प्रक्षा कब रिट जारी होती है। अब मान लो आजकल होता क्या है, आजकल हो क्या रहा है, आजकल रुपए देके नौकरी लग जाते हैं ना, 10-10 लाख 20-20 लाख रुपए देके नौकरी लग जाते हैं, नौकरी लग गए, लेकिन भाई एक मान लो उसने कभी काम किया ही नहीं, पूछने का अधिकार होना, बिल्कुल सही कहा दिवेश जी, पूछने का अधिकार इस जो हमारा रिट है इसका अर्थ होता है, लेकिन इसको समझे हम हमारी लैंग्वेज में समझे कि जैसे कि आज क्या होता है, आज की स्थिति क्या है, पैसे दे दे के नौकरी लग जाते हैं, नौकरी तो लग जाते हैं लेकिन काम कैसे करेगा। मान लो आपको टीचर है, आपको कुछ आता ही नहीं है, लेकिन 25 लाख रुपए देके आपको क्या कर दिया, बना दिया टीचर, सेकंड ग्रेड का, फर्स्ट ग्रेड का, थर्ड ग्रेड का आपको टीचर बना दिया, लेकिन पढ़ाना भी तो पड़ेगा, वहां पर जाकर काम भी तो करना पड़ेगा। अगर वो काम नहीं कर रहा है, अगर वो काम नहीं कर रहा है तो हमारा सुप्रीम कोर्ट पूछेगा, क्या पूछेगा कि आपकी योग्यता का क्या है, योग्यता क्या है आपकी, किस योग्यता के आधार पर, किस योग्यता के आधार पर आपको क्या किया है, इस कुर्सी पर बिठाया गया है, इस पद पर बिठाया गया है, किस योग्यता के आधार पर,
योग्यता के आधार पर ये पद आपको दिया गया है। आप जल्दी से अपनी क्या बताएं, योग्यता कोट में पेश करें कि किस योग्यता के आधार पर आपको कहां पर इस पद पर बिठाया गया है। तो ये अधिकार किसको है पूछने का, ये किसको अधिकार है भाई, सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है। तो अधिकार परीक्षा का मतलब समझ में आया आपको, अधिकार परीक्षा का मतलब आपको समझ में आया होगा कि ये क्या है, पूछने का अधिकार है किसको, सुप्रीम कोर्ट को। कब पूछेगा वो, जब कोई व्यक्ति है और उस पद के लायक है ही नहीं, तो अगर संशय होता है सुप्रीम कोर्ट को तो वो क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकता है योग्यता पद की पूछने के लिए। आगे बात समझ में, 5 यूनिट हमारी कंप्लीट होती है यहाँ पर। अब जो आगे की हम बात करेंगे, हमने जो अनुच्छेद 32 है उसकी बात कर ली, ठीक है। इसकी एक दो बातें और करें तो ध्यान रखना, एक तो कौन सी ध्यान रखना, आप कौन सी ध्यान रखना, बी.आर. अम्बेडकर। बी.आर. अम्बेडकर जी ने क्या कहा था, बी.आर. अम्बेडकर जी ने क्या कहा था, अम्बेडकर जी ने, ठीक है, अम्बेडकर जी ने क्या कहा था, इसे संविधान की आत्मा कहा था, ठीक है, संविधान की आत्मा इसको कहा था, संविधान की आत्मा, ठीक है। और बात करें हम, और बात करें तो दोनों अनुच्छेद, आपको कौन सा अनुच्छेद नंबर 32 ध्यान रखना है, यहीं पर दोनों अनुच्छेदों की बात कर लें क्योंकि आपको ज्यादा याद रहेगा अगर कंपैरिजन करके करेंगे। तो अनुच्छेद 1 नंबर कौन सा, अनुच्छेद नंबर 226, दोनों से आपके प्रश्न पूछा जाता है कि जो अनुच्छेद 32 है वो तो सुप्रीम कोर्ट को या फिर हाई कोर्ट को अधिकार देता है, तो अनुच्छेद 32 तो किसको देता है, सुप्रीम कोर्ट को। वहीं अनुच्छेद अपन बात करेंगे 226 की, तो ये देता है किसको, हाई कोर्ट को, ठीक है। ये क्या करते हैं, दोनों हमारे अधिकारों की क्या करते हैं, अधिकारों की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं, ठीक है, अधिकारों का क्या करते हैं, संरक्षण करते हैं, ठीक है, अधिकारों का क्या करते हैं, ये संरक्षण करते हैं दोनों अनुच्छेद, ठीक है। आगे बात समझ में, तो ये तो हमारी बात हो गई किसकी, जो हमारे 6 मूल अधिकार है उनकी, ठीक है। और अधिकार जो हमने पढ़े थे अनुच्छेद नंबर कहां से, 12 से लेकर कहां तक पढ़े थे, 35 तक। तो अभी तो बात कहां तक हुई है, 32 तक हुई है। तो 3 और अनुच्छेद हमारे बचे हुए हैं, 3 अनुच्छेद और बचे हुए हैं, तो चलो उनकी भी बात कर लेते हैं यहीं पर, ठीक है, उनकी भी बात कर लें। तो अनुच्छेद नंबर किसकी बात करें, सबसे पहले अनुच्छेद नंबर किसकी बात करें, अनुच्छेद नंबर 32 हो गया, 33 की बात करें। अनुच्छेद 33 में क्या है भाई, अनुच्छेद 33 के अंतर्गत क्या है, तो आपको पता होगा, अगर आपको पता होगा कि जैसे कि हमारा गुप्तचर विभाग है या फिर कहें हम जो सैन्य जो हमारे सैनिक होते हैं उनकी बात कर लें, तो वो जो होते हैं ना, उनसे क्या कहता है अनुच्छेद 33 कि भाई जो हमारी संसद है ना वो कानून बनाकर उनसे क्या है कि जो उनके अधिकार है ना उनको कम कर सकती है। क्यों कम कर सकती है, मान लो कि एक अधिकारी किसका है, गुप्तचर विभाग का अधिकारी है, ठीक है, हमारी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो होती है वो मान लो, अगर उनका कोई अधिकारी है और वो कहे कि भाई हमारा तो मूल अधिकार हमें मिला है कि हमें बोलने की स्वतंत्रता है तो हम तो बोलेंगे, तो वो क्या करेगा, अंदर की बातें सामने ला सकता है। वो तो ये कह देगा कि भाई मेरा मूल अधिकार है, ये तो मुझे बोलने का अधिकार है, मैं तो बोलूंगा, तो वहां की बात शेयर कर सकता है सबके पास। तो अनुच्छेद 33 क्या कहता है, अनुच्छेद 33 यही कहता है कि क्या, कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट नहीं भाई, हमारी संसद है, हमारी संसद है वो क्या कर सकती है भाई, संसद क्या कर सकती है, कानून बनाकर, कैसे, कानून बनाकर किस किस की बात करें, तो बात करें किसकी, सैनिकों की हम बात करें, सैनिकों की हम बात करें, ठीक है, गुप्तचर विभाग की हम बात करें, गुप्तचर विभाग की हम बात करें, ठीक है। तो ऐसे जो विभाग हैं उनकी क्या कर सकती है, उनके जो मूल अधिकार है, जो उनके मूल अधिकार हैं, जो उनके मूल अधिकार हैं उनमें क्या कर सकती है भाई, कमी कर सकती है, अधिकारों में क्या कर सकती है, मूल अधिकारों में क्या कर सकती है भाई, कमी कर सकती है। तो आगे बात समझ में कि 33 में क्या है कि भाई जो हमारे सैनिक हैं, जो गुप्तचर विभाग है, ऐसी जो भी संस्थाएं हैं उनके अधिकारों में कमी की जा सकती है। अगर कमी नहीं करेगी संसद तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। ये बात होगी अनुच्छेद नंबर 33 की। अब हम अगली बात करें तो किस अनुच्छेद की हम बात करेंगे, तो हम बात करेंगे अनुच्छेद नंबर कौन सा, अनुच्छेद नंबर कौन सा भाई, अनुच्छेद की बात करेंगे 34 की हम बात करेंगे। कौन से अनुच्छेद की बात करेंगे, 34। तो 34 क्या कहता है हमसे, 34 क्या कहता है, सर आपकी क्लास की प्लेलिस्ट बनी है क्या, बिल्कुल अभी तो नहीं बनी है, राजस्थान पुलिस के लिए थी, रीट वालों के लिए बिल्कुल अब जो 1-2 दिन में सेपरेट क्लास आपकी हो जाएगी, आपकी सेपरेट क्लासें हो जाएगी कंटिन्यू, ठीक है। तो हम बात करें अनुच्छेद नंबर 34 की, तो 34 में क्या लिखा हुआ है, अगर मान लो कहीं पर भी, जैसे कि देश के अंदर कहीं पर भी क्या, सैनिक शासन लगाया जाता है, क्या, सैनिक शासन, और सैनिक शासन को हम क्या भी बोलते हैं, मार्शल लॉ, क्या भी बोलते हैं, मार्शल लॉ, ठीक है। तो दोनों की हम बात करें कि जो हमारा कौन सा, अगर मान लो देश के अंदर कहीं पर भी सैनिक शासन लगाया जाता है, या फिर हम बात करें, अगर हम बात करें किसकी, मार्शल लॉ की, धन्यवाद भाई सभी को
मेरी तो ये है, मेरा टारगेट ये रहता है कि आपको किस प्रकार से समझ में आ सके। मैं किताबी लैंग्वेज की बात कभी भी नहीं करता, मैं बात करता हूं कि मेरी लैंग्वेज की, कि मैं आपको किस प्रकार से समझा सकता हूं कि आपके माइंड में वो बैठ जाए। अगर क्वेश्चन करेगा तो क्वेश्चन तो यहां से करेगा, अगर वो चीज आपने समझ रखी है तो क्वेश्चन को वो घुमाएगा ही तो सही, यहां से तो बाहर लेके जाएगा नहीं कि अनुच्छेद 32 है तो अनुच्छेद 32 की ही बात करेगा, वो घुमाएगा प्रश्न को। तो जो घुमाएगा ना उसकी भी हम बात करेंगे किसमें, जब प्रश्नोत्तरी क्लासें आपकी लगेंगी उनमें जो प्रश्न किस प्रकार से आपसे घुमाए जा सकते हैं उन प्रश्नों की अपन वहां पर चर्चा करेंगे। तो आपको समझना है खुद की लैंग्वेज में, कभी भी ये नहीं कह रहा, मैं भी ये नहीं कह रहा कि आप मेरी ही लैंग्वेज में समझो। अगर आपको लग रहा है कि मैं इस प्रकार से इस चीज को याद कर सकता हूं तो वहां पर वो चीज लगा दो, ठीक है। तो हम बात करें अनुच्छेद 34 की, तो अनुच्छेद 34 की बात करें, इसमें क्या है भाई, सैनिक शासन या फिर हम कहें मार्शल लॉ है, वो किसी भी हिस्से पर लगाया जाता है या फिर राज्य के अंदर या फिर देश के अंदर कहीं पर भी लगाया जाता है, तो उस स्थिति में क्या करेंगे, उस स्थिति में क्या होगा, लोगों के जो अधिकार है उनमें क्या होगा, लोगों के अधिकार वहां से छीन लिए जाएंगे, उनके लोगों के अधिकारों को क्या कर लिया जाएगा, अधिकारों को छीन लिया जाएगा, अधिकारों को क्या किया जाएगा, अधिकारों को छीन लिया जाएगा। अरे सैनिक शासन लग रहा है तो छीनेंगे ही ना भाई, क्यों, वहां पर तो पूरे अधिकार उनको देंगे नहीं। जैसे कि मान लो हमारे यहाँ पर कोई भी मामला आ जाता है ऐसा कि सैनिक शासन लगाना पड़ जाए तो आपको घरों में बंद कर देंगे, घरों में बंद कर दिया मान लो, तो आपके अधिकार तो छीन गए ना। तो ऐसी स्थिति में अगर ऐसी प्रॉब्लम आपको आ गई, अधिकार आपके छीन लिए गए हैं, तो कुछ समय बाद जब हालत अच्छे होते हैं तो हमारा जो कौन है भाई, हमारी जो संसद है, जो हमारी संसद है वो कानून बनाकर, क्या संसद हमारी कानून बनाकर क्या कर सकती है, आपके लिए कानून बनाकर उनकी क्षतिपूर्ति कर सकती है। ये किस पर निर्भर है, ये संसद के ऊपर है, क्या कर सकती है, क्षतिपूर्ति कर सकती है, ठीक है। आगे बात समझ में, क्षतिपूर्ति कब करेगी, क्षतिपूर्ति कब करेगी, तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, बिल्कुल। अब बात करें हम किसकी, 34 हमारा अनुच्छेद हो गया, 34 आपके समझ में आ गया होगा। अब आखिरी अनुच्छेद की भी हम बात कर लें यहीं पर, अनुच्छेद नंबर आखिरी की भी बात कर लें। अनुच्छेद कौन सा, अनुच्छेद नंबर 35 भाई, अनुच्छेद किसकी बात करें, 35 की बात करें, ठीक है। तो अनुच्छेद 35 क्या कहता है भाई, अनुच्छेद 35 क्या कहता है, 35 हमसे कहता है अगर मान लो जो हमारे मूल अधिकार है, अगर हमारे जो मूल अधिकार है उनमें, अगर उनमें आपको कुछ परिवर्तन करना है, अगर मूल अधिकारों में कुछ चेंज करना है, परिवर्तन करना है, तो कौन करेगा, तो कौन करेगा, तो इस समय जो अनुच्छेद 35 है वो क्या कहता है कि जो हमारी संसद है, वो हमारी संसद है वो क्या कर सकती है, हमारी संसद मूल अधिकारों में, जो मूल अधिकार है उनमें क्या कर सकती है भाई, मूल अधिकारों के अंतर्गत क्या कर सकती है, मूल अधिकारों के अंतर्गत परिवर्तन कर सकती है। और ये प्रश्न आपकी एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, अंतर्गत परिवर्तन कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है भाई, ठीक है, परिवर्तन कर सकती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, अगर मूल अधिकारों में परिवर्तन करना है तो कौन करेगा, संसद करेगी। और संसद को ये जो अधिकार है वो कौन से अनुच्छेद के द्वारा दिया जाता है, तो अनुच्छेद नंबर 35 ये आदेश, ये अधिकार देता है संसद को हमारी को कि आप क्या कर सकते हो, परिवर्तन कर सकते हो। तो जो हमारे मूल अधिकार है वो तो होते हैं समाप्त यहीं पर। जो हमारे 6 मूल अधिकार थे उनकी हमने बात की, और यहाँ से आपके एग्जाम में काफी अधिक मात्रा के में कहें तो क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो ये वाला टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर कहीं पर भी समस्या आती है तो जैसे ये क्लास होती है इसके कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट छोड़ सकते हैं, जब भी हम देखेंगे तो आपका जवाब जरूर आपको मिल जाएगा। अब जो अगले टॉपिक की हम बात करेंगे, तो जो अगला टॉपिक हमारा होगा वो कौन सा होगा, हम बात करेंगे किनकी, नीति निर्देशक तत्वों की हम बात करेंगे। लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनकी हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है। तो अभी तो यहाँ तक देख लेते हैं हम कि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा, नीति निर्देशक तत्व। किनकी बात करेंगे हम, नीति निर्देशक तत्वों की हम बात करेंगे, ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों की हम लोग बात करने वाले हैं। मैं इतनी जिम्मेदारी अपनी ले सकता हूं, ठीक है, कि आपके जो प्रश्न हैं, ठीक है, वो मैं बाहर नहीं जाने दूंगा। ये हो सकता है कि जहां जो प्रश्न मैं यहाँ पर बताऊं उनके इर्द गिर्द प्रश्न हो। ये तो नहीं कहता कि 100% मेरे बताया हुआ ही प्रश्न एग्जाम में आएगा, ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि मैंने बताया वही प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। मैं ये तो बिल्कुल भी नहीं कहना चाहूंगा कि जहां मैंने बताया कि 100% यहीं से प्रश्न आएगा, यही प्रश्न आएगा। मैं ऐसी जिम्मेदारी नहीं लेता। मैं ये कह सकता हूं हाँ इर्द गिर्द वहीं से प्रश्न आएगा, आपको बस समझना है, अच्छे से समझ के ही आपको आंसर वहां पर करना है, ठीक है। तो हम बात करेंगे नीति निर्देशक तत्वों की, और आपको पता होना चाहिए इनका जो उल्लेख मिलता है वो कौन से अनुच्छेद से लेकर, अनुच्छेद नंबर 36 से लेकर कहां तक मिलता है, 36 से 51 तक हम इनकी बात करेंगे। एक एक अनुच्छेद की 36 से लेकर 51 तक एक एक अनुच्छेद की हम अच्छे से बात करेंगे। बिल्कुल निर्मला जी 7 बजे क्लास होगी, आज की क्लास बिल्कुल होगी,
ठीक है। जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है राजस्थान पुलिस का, आज आखिरी प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, उसकी हम बात करेंगे। राजस्थान पुलिस के अंदर पॉलिटी भी है, उसमें ज्योग्राफी भी है कुछ, तो सबकी हम वहां पर भी बात करेंगे। नोट्स बनाते हैं, पीडीएफ भेज देना। बिल्कुल पीडीएफ आपको मिल जाएगी। पीडीएफ में आपको एक दिन की देरी हो सकती है कि आपको, जैसे कि आज की क्लास है, इसकी आपको पीडीएफ कल मिले, ठीक है। हम जल्दी करें कि आपको तुरंत ही मिल जाए उसी दिन, ये भी हमारी कोशिश रहेगी, ठीक है। और कोई आपका सवाल? तो हम जो नीति निर्देशक तत्वों की बात करेंगे अगली क्लास में बात करेंगे, क्योंकि अभी हमारा एक इवेंट भी है, सभी को वहां पर भी जुड़ना है। एक बार जो भी राजस्थान पुलिस वाले हैं उनके लिए इवेंट है, संजय सर लेकर आ रहे हैं अभी थोड़ी देर में, 10 मिनट बाद, ठीक है। तो और कोई आपका प्रश्न हो तो आप कर सकते हैं, नहीं हमारी क्लास को आज यहीं समाप्त करेंगे हम लोग, ठीक है। जल्दी से आपका जवाब, कोई प्रश्न हो तो आप कर सकते हो भाई। तो मूल अधिकारों को अच्छे से पढ़ना है, जैसे ही टाइम मिला हो सके तो हम संडे के दिन यहां तक जो हमने पढ़ा है उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे, उनके प्रश्न आपके लिए लेकर आ जाएंगे। जैसे हमने टॉपिक खत्म किया उस टॉपिक के प्रश्नों को भी हम साथ के साथ ही प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है। जैसे आप चाहोगे वैसे आपकी क्लासें लगातार रहेंगी। आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना? समझ में तो सारी चीजें आ रही है ना भाई? एक बार जल्दी से करें। बिल्कुल पूजा जी धन्यवाद, एकता जी आपको भी धन्यवाद भाई, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।